किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी। किसान और उसका लड़का दिन भर खेत में काम करते और थके हारे शाम के वक्त घर आकर रूखी सूखी खाते और भगवान का धन्यवाद करके सो जाते। एक दिन किसान का लड़का साबिर रोटी खा रहा था कि एक खूबसूरत पक्षी उसके आंगन में आ बैठा। साबिर को यह पक्षी बहुत अच्छा लगा। साबिर ने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर पक्षी के सामने डाल दिए। पक्षी जल्दी जल्दी रोटी के उन टुकड़ों को खाने लगा। जब पक्षी ने रोटी के सारे टुकड़े खा लिए तो साबिर ने एक प्याली में पक्षी के लिए पानी रख दिया। पक्षी पानी पीकर खुशी से पंख फड़फड़ाने लगा। साबिर पक्षी को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद जब पक्षी उड़ गया और साबिर अपने पिता के साथ खेत पर जाने की तैयारी करने लगा तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, तुमने अपने हिस्से की सारी रोटी पक्षी को खिला दी और खुद भूखे खेत पर काम करने जा रहे हो। दिन भर भूखे प्यासे किस तरह अपना वक्त गुजारोगे? साबिर मुस्कुराकर बोला कि मां, मुझे वो पक्षी बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे वो कई दिन से भूखा है। वो इस तरह मेरी तरफ देख रहा था जैसे वो मुझसे रोटी मांग रहा हो। मुझे पक्षी पर दया आ गई और मैंने अपनी रोटी पक्षी को डाल दी। साबिर की मां बोली कि क्या दिन भर भूखे रहने का इरादा है? साबिर बोला कि मां, मैं तो एक दिन भूखा रह सकता हूं, पर नन्हा सा मासूम पक्षी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साबिर की मां बोली कि बेटा, तुम बहुत ही नेक और दयालु हो। भगवान तुम्हें इस भलाई का बदला देगा। भलाई कभी बेकार नहीं जाती। साबिर ने हंसकर कहा कि मां, मैंने पक्षी को रोटी इसलिए नहीं डाली थी कि इसका बदला भगवान से मांगूंगा। मैंने तो उसे भूखा देखकर रोटी डाली। जो व्यक्ति किसी लालच के कारण कोई भलाई करता है, उस भलाई का क्या फायदा? साबिर की मां बोली कि बेटा, तुम ठीक कहते हो। इंसान को भलाई करके भूल जाना चाहिए। साबिर हंसता हुआ अपने पिता के साथ खेत की तरफ चल दिया। दिन भर खेत में काम करता रहा और जब शाम को घर लौटा तो मां ने उसके लिए मीठी रोटियां पकाकर रखी थी। मीठी रोटी खाते हुए अचानक साबिर को पक्षी का ख्याल आ गया। साबिर ने एक रोटी पक्षी के लिए उठाकर रख दी। साबिर की मां ने पूछा कि बेटा, ये रोटी तुमने क्यों रख छोड़ी है? साबिर बोला कि सुबह जब पक्षी आएगा तो मैं उसे मीठी रोटी खिलाऊंगा। वो मीठी रोटी खाकर बहुत खुश होगा। साबिर की मां हंसकर बोली कि बेटा, अब पक्षी कहां आएगा? न जाने वो किस जंगल से आया था। भूले भटके वो इधर आ गया था। अब रोज रोज इधर क्यों आने लगा? साबिर बोला कि मां, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा प्यारा पक्षी कल सुबह फिर आएगा। साबिर की मां हंसकर खामोश हो रही। रात को जब साबिर सोने लगा तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे प्यारे पक्षी को भेज दे। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। दूसरे दिन साबिर सुबह सवेरे उठ बैठा। साबिर की मां रोटियां पकाने लगी। साबिर आंगन में बैठा पक्षी का इंतजार करने लगा। साबिर खुशी से चिल्लाया कि मां, मेरा दोस्त आ गया है। पक्षी आंगन में उतरकर धीरे धीरे साबिर के करीब आ रहा था। जैसे ही पक्षी साबिर के पास आया, साबिर ने मीठी रोटी के टुकड़े उसके आगे डाल दिए। पक्षी मीठी रोटी के टुकड़े खाकर खुशी से अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा। फिर धीरे धीरे चलता हुआ साबिर के बिल्कुल करीब आ गया। साबिर ने हाथ बढ़ाकर पक्षी को पकड़ लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। पक्षी भी चूं चूं करके साबिर के प्यार का जवाब देने लगा। साबिर की मां हैरान होकर साबिर और पक्षी की दोस्ती को देखती रही। देर तक साबिर पक्षी को प्यार करता रहा, उसे रोटी खिलाता रहा और पानी पिलाता रहा। फिर साबिर ने खुद नाश्ता किया। पक्षी साबिर के पास ही बैठा रहा। जब साबिर खाने से फ्री होकर अपने पिता के साथ खेतों पर जाने लगा तो उसने पक्षी को प्यार से विदा किया। पक्षी एक तरफ उड़ गया और साबिर खुशी खुशी घर से निकलकर खेतों की तरफ रवाना हो गया। अब साबिर का नियम बन गया था कि वो रोजाना सुबह खाना खाते हुए पक्षी का इंतजार करता। पक्षी भी ठीक वक्त पर पहुंच जाता।
साबिर खुद भी खाता और पक्षी को भी रोटी खिलाता और पानी पिलाता। साबिर और पक्षी में इतनी दोस्ती हो गई थी कि अगर किसी दिन पक्षी जरा देर से पहुंचता तो साबिर बेचैन हो जाता, और अगर कभी पक्षी साबिर को नजर न आता तो वो चू चू का शोर मचाकर अपनी बेचैनी जाहिर करता। साबिर की माँ और पिता साबिर और पक्षी की दोस्ती पर हैरान थे। उनकी दोस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन साबिर पक्षी का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब पक्षी न आया तो साबिर उदास हो गया। साबिर की माँ ने कहा कि बेटा, तुम कब तक पक्षी का इंतजार करोगे? रोटी खाकर खेतों पर जाओ। साबिर बोला कि माँ, पक्षी के बिना मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी, मैं उसका इंतजार करूंगा। साबिर की माँ ने कहा, अगर पक्षी नहीं आएगा तो क्या तुम खाना नहीं खाओगे? साबिर बोला, माँ, अगर पक्षी ना आया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा दिल कह रहा है कि वो जरूर आएगा। साबिर की माँ ने कहा, बेटा, हो सकता है तुम्हारा पक्षी किसी शिकारी के जाल में फंस कर रह गया हो। शिकारी जंगल जंगल घूम फिर कर खूबसूरत पक्षी पकड़ते हैं और फिर उन्हें शहर ले जाकर बेच देते हैं। साबिर ने रोनी सूरत बनाकर कहा कि माँ, ऐसा न कहो, भगवान न करे कि मेरा दोस्त किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। साबिर की माँ बोली, बेटा, मैंने तो वैसे ही बात की थी, भगवान करे पक्षी आ जाए, तुम्हें उदास देखकर मैं भी परेशान हो जाती हूं। साबिर की माँ ने अभी बात भी खत्म नहीं की थी कि पक्षी आंगन में आ गिरा। साबिर दौड़कर पक्षी के पास गया और उसे उठा लिया। साबिर ये देखकर घबरा गया कि उसका दोस्त घायल था और उसकी आंखों में आंसू थे। पक्षी की आंखों में आंसू देखकर साबिर की आंखों में भी आंसू आ गए। साबिर ने चिल्लाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, देखो, मेरा दोस्त घायल है। साबिर की माँ भी दौड़ती हुई आई और पक्षी को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। साबिर ने जल्दी से पक्षी का घाव साफ किया। पक्षी के पांव पर घाव आया था। साबिर ने घाव पर पट्टी बांधी और फिर उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। घाव पर पट्टी बांधने से पक्षी की तकलीफ कम हो गई थी। वो बड़े प्यार से साबिर की तरफ देख रहा था। साबिर पक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला कि मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें किस निर्दयी ने तीर मारा है? पक्षी तो कोई जवाब न दे सका। साबिर खुद ही कहने लगा, अगर मुझे उस जानवर का पता चल जाए तो मैं भी उसे तीर मार मार कर घावों से भर दूंगा। साबिर खेतों पर जाते हुए पक्षी को भी साथ लेता गया और दिन में कई बार उसका घाव साफ करके पट्टी बांधी। शाम के वक्त पक्षी अपने घोंसले की तरफ उड़ गया और साबिर उसके जल्द अच्छे होने की प्रार्थना मांगने लगा। कुछ दिनों तक साबिर के पास पक्षी न आया। साबिर पक्षी का बेचैनी से इंतजार करता रहा। कभी वह सोचता कि मेरा दोस्त मर न गया हो, कभी वो सोचता कि मेरा दोस्त किसी शिकारी के जाल में न फंस गया हो। एक दिन साबिर को बहुत बेचैन देखकर साबिर की माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, पक्षी घायल था, हो सकता है उससे उड़ा न जाता हो, इसलिए वो तुम्हारे पास ना आ सका। अगर वो स्वस्थ होता तो जरूर आता। साबिर ने डरते डरते पूछा, माँ, कहीं मेरा दोस्त मर तो नहीं गया? साबिर की माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, पक्षी का घाव तो ऐसा न था जिससे वह मर जाए। साबिर धीरे से बोला, भगवान करे मेरा दोस्त जिंदा हो। कई हफ्तों के इंतजार के बाद एक दिन पक्षी साबिर के पास आया। उसकी चोंच में एक बड़ा सा मोती था। पक्षी ने साबिर के करीब पहुंचकर चोंच खोली और मोती उसके सामने गिर पड़ा। साबिर ने मोती उठा लिया और फिर अपनी माँ को आवाज देकर बोला कि माँ, देखो, मेरा दोस्त आ गया है और वह मेरे लिए क्या लाया है। साबिर की माँ रोटियां पकाते हुए बोली कि साबिर बेटा, क्या बात है? पक्षी क्या लेकर आया है? साबिर दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसे मोती दिखाते हुए कहा कि माँ, देखो, पक्षी मेरे लिए कितना बड़ा मोती लेकर आया है। साबिर की माँ मोती देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मोती नहीं देखा था। साबिर की माँ मोती लिए भागती हुई
साबिर के पिता के पास गई और मोती दिखाते हुए बोली, देखो साबिर का दोस्त पक्षी उसके लिए ये मोती लाया है। साबिर का पिता मोती को हाथ में लेकर गौर से देखता रहा और फिर बहुत खुशी से चिल्लाया कि साबिर की मां, ये तो बहुत ही कीमती मोती है। पक्षी ने हम पर बड़ा एहसान किया है। साबिर की मां बोली कि साबिर भी तो पक्षी पर जान देता है, अपने हिस्से की रोटी खिलाकर खुश होता है, इंतजार में भूखा रहता है। जब वो घायल हो गया तो उसने दिन रात उसकी सेवा की थी। ये उसी सेवा का बदला है। पक्षी का हम पर कुछ कम एहसान नहीं। साबिर का पिता बोला, ये तो ठीक है कि साबिर ने पक्षी की जान बचाई थी, वो उससे प्यार करता है, लेकिन पक्षी ने जिस तरह एहसान का बदला चुकाया है वो पक्षी ही का काम है। अगर इंसान होता तो भूल जाता कि किसी ने उस पर एहसान किया है, उसकी जान बचाई है। साबिर की मां बोली, आज साबिर खेतों पर अकेला ही चला जाएगा, तुम ये मोती लेकर शहर जाओ और किसी जौहरी को ये मोती दिखाओ। जो जौहरी सबसे ज्यादा दाम दे उसे दे देना और आते हुए एक गधा खरीद कर उस पर आना। आज कपड़े और घर की जरूरत का सामान लेते आना। जब भगवान ने दिया है तो हम भूखे प्यासे और फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों रहें। साबिर का पिता बोला, ठीक है, रोटी खाते ही शहर रवाना हो जाऊंगा, तुम साबिर को खेतों पर भेज देना। साबिर का पिता जल्दी जल्दी रोटी खाकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो मोती को कमर में बांधकर घर से निकलने लगा तो जगह जगह उसे ख्याल आया कि कहीं ये मोती चोरी न हो जाए। बूढ़ा किसान घर के दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था। बूढ़े को सोचता देखकर साबिर की मां ने पूछा, क्या सोच रहे हो? साबिर का पिता मुड़कर बोला, साबिर की मां, मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये मोती चोरी का न हो, मैं मोती बेचने शहर जाऊं और पकड़ लिया जाऊं। साबिर की मां हंसकर बोली, तुम तो बिना वजह परेशान हो रहे हो। पक्षी किसी की चोरी क्यों करने लगा? जंगल में कहीं पड़ा होगा, वो अपने दोस्त के लिए उठा लाया। बस तुम भगवान का नाम लेकर शहर जाओ और मोती बेचकर ढेर सारा सामान लेते आओ। साबिर का पिता घर से चलते हुए साबिर से बोला, बेटा, मैं तो मोती बेचने शहर जा रहा हूं, तुम खेतों पर चले जाना। प्रार्थना करो कि तुम्हारे दोस्त का दिया हुआ मोती अच्छे दामों बिक जाए, फिर तो हम तुम्हारे दोस्त को रोजाना मीठी रोटी खिलाया करेंगे, उसे पानी की बजाय दूध पिलाया करेंगे। साबिर पक्षी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला, भगवान करे मोती अच्छे दामों बिक जाए। जब साबिर का पिता घर से निकला तो साबिर ने पक्षी को विदा किया और खुद भी खेतों की तरफ चल दिया। साबिर की मां बेचैनी से इधर से उधर घर में टहलने लगी। साबिर का पिता शहर पहुंचकर एक जौहरी की दुकान पर गया और उसने कहा कि श्रीमान, मेरे पास एक कीमती मोती है, मैं उसे बेचना चाहता हूं। जौहरी ने कहा, बाबा, तुम वो मोती हमें दिखाओ, मोती देखकर हम उसके दाम लगाएंगे। साबिर के पिता ने मोती जौहरी को दे दिया। जौहरी मोती देखकर हैरान रह गया, कभी वो मोती को देखता और कभी साबिर के पिता को। फिर उसने बूढ़े किसान से कहा कि बड़े मियां, ये तो बहुत कीमती मोती है, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसके दाम लगा सकूं, तुम किसी और जौहरी को दिखाओ। बूढ़ा किसान जब चलने लगा तो जौहरी ने कहा, बाबा, तुम बैठो, मैं शहर के तमाम बड़े बड़े जौहरियों को यही बुला लेता हूं, सब जौहरी मिलकर तुम्हारे मोती के दाम लगा लेंगे। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में पक्षी को दुआएं देने लगा, जिसकी वजह से उनके दिन फिरने वाले थे। थोड़ी ही देर में शहर के तमाम जौहरी इकट्ठे हो गए और सब मिलकर मोती की कीमत का अंदाजा लगाने लगे। तमाम जौहरियों ने मिलकर मोती की कीमत 1000 सोने के सिक्के लगाई। 1000 सोने के सिक्कों का नाम सुनकर बूढ़ा किसान खुशी से कुछ बोल न सका। जौहरियों ने समझा कि 1000 सिक्के बूढ़े को मंजूर नहीं, इसलिए वो खामोश है। जौहरियों ने मिलकर फिर कहा, बाबा, अगर ये दाम कम है तो 2000 सिक्के ले लो। बूढ़ा किसान 2000 सिक्कों के ख्याल से दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं 2000 सिक्कों को कहां कहां खर्च करूंगा।
बूढ़े किसान को खामोश देखकर जौहरियों ने आपस में विचार विमर्श किया और एक जौहरी बोला, इस बूढ़े को हम धोखा नहीं दे सकते, इसे कीमत का अंदाजा है। सब जौहरियों ने आपस में फैसला करके कहा, हम इस मोती के 10,000 सोने के सिक्के दे सकते हैं। किसान ने जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है। जौहरियों ने 10,000 सिक्के किसान को देते हुए कहा, अगर और भी मोती तुम्हारे पास हो तो सीधे हमारे पास आना, हम हर मोती के 10,000 सिक्के देंगे। साबिर के पिता ने चलते हुए कहा, मैं अगर आगे मोती लेकर शहर आया तो सीधा आप ही की दुकान पर आऊंगा। बूढ़ा किसान 10,000 सिक्के थैली में डालकर एक दुकान पर गया और खाने पीने का ढेर सारा सामान खरीदा। फिर एक और दुकान से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और फिर तमाम सामान गधे पर लादकर घर की तरफ रवाना हो गया। उधर जब साबिर खेतों से लौटा तो शाम हो चली थी। साबिर और उसकी मां बेचैनी से किसान की वापसी का इंतजार कर रहे थे। साबिर की मां बोली, हो सकता है कि मोती असली न हो, वरना अब तक तुम्हारे पिता मोती बेचकर वापस आ गए होते। साबिर बोला, मां मुझे यकीन है कि मोती असली ही है। पिताजी को शहर से वापसी पर इसलिए देर हो गई कि वो खाने पीने का सामान और कपड़े खरीद कर आ रहे होंगे। शहर हमारे गांव से दूर भी तो है। साबिर की मां बोली, बेटा मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि तुम्हारे पिता ने जाते हुए कहा था कि कहीं ये मोती चोरी का ना हो और वो मोती बेचते हुए किसी मुसीबत में न फंस जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम कहीं के न रहेंगे। साबिर बोला, मां तुम बिना वजह परेशान हो रही हो। मेरा दिल कहता है पिताजी ठीक ठाक घर लौट आएंगे। साबिर की मां बोली, अगर तुम्हारे पिता ठीक ठाक घर लौट आए तो मैं सुबह तुम्हारे दोस्त को मीठी रोटी खिलाऊंगी। अभी साबिर और उसकी मां आपस में बातें कर रहे थे कि बूढ़ा किसान गधे पर सामान लादे खुशी खुशी घर में दाखिल हुआ। जैसे ही किसान घर में दाखिल हुआ, साबिर ने भगवान का धन्यवाद किया और तीनों ने मिलकर गधे से सामान उतारा। खाने पीने का सामान और ढेर सारे कपड़े देखकर खुशी से उन तीनों का बुरा हाल हो गया। किसान ने जब ढेर सारे सोने के सिक्के साबिर की मां को दिए तो वो खुशी से पागल हो गई। किसान बोला, साबिर की मां जानती हो मोती के कितने दाम मिले? साबिर की मां बोली, मुझे क्या मालूम तुम कितने में बेच आए हो। किसान बोला, शहर के जौहरियों ने इस मोती की कीमत 10,000 सिक्के लगाई है, मैं सिर्फ 50 सिक्के खर्च करके आया हूं। बाकी संभाल कर रख लो, ये हमारे काम आएंगे। साबिर की मां का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। साबिर की मां ने बाकी सिक्के एक संदूक में रख छोड़े। खाना खाने के बाद साबिर का पिता बोला, अब हमारे दिन फिर गए हैं। मैं चाहता हूं कि गांव में और जमीन खरीद लूं ताकि हम सुकून के साथ अपना वक्त गुजार सकें। साबिर की मां बोली, जमीन भी खरीद लो और इस कच्चे मकान की जगह एक शानदार मकान बना डालो ताकि हम सुकून के साथ रह सकें। साबिर का पिता बोला, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं मजदूर को बुलाकर इस कच्चे मकान की जगह एक शानदार मकान बनवा दूंगा। इसके साथ ही गांव में जमीन खरीद लेंगे, खेती बाड़ी के लिए कुछ अच्छे जानवर भी ले लेंगे। रात भर साबिर की मां और साबिर योजना बनाते रहे। सुबह होते ही जब साबिर की मां खाना पकाने लगी तो साबिर बोला, मां आज मेरे दोस्त के लिए मीठी रोटी बनाना न भूलना। मेरे नन्हे दोस्त ने हम पर बड़ा एहसान किया है, मैं उसकी खूब सेवा करना चाहता हूं ताकि वह भी हमारी खुशियों में शामिल हो सके। साबिर की मां बोली, बेटा अब मैं रोज तुम्हारे नन्हे दोस्त के लिए मीठी रोटी बनाया करूंगी, तुम भी खाना और अपने नन्हे दोस्त को भी खिलाना। अभी साबिर और उसकी मां बातें कर रहे थे कि पक्षी आता दिखाई दिया। साबिर पक्षी को देखकर खुशी से उठ खड़ा हुआ। पक्षी आकर साबिर के हाथ पर बैठ गया। उसकी चोंच में आज भी एक मोती था। साबिर मोती देखकर चिल्लाया, मां मेरा दोस्त आज भी एक मोती ले आया है। साबिर की मां भी खुशी से चिल्लाने लगी। बूढ़ा किसान भी आ गया। सबने मिलकर पक्षी को मीठी रोटी खिलाई और पानी पिलाया। जब पक्षी उड़ गया तो साबिर की मां ने मोती संभाल कर रख लिया। साबिर का पिता ढेर सारे सिक्के लेकर गांव के एक बड़े जमींदार के पास गया और उससे बहुत सारी जमीन खरीद ली।
जमीन खरीदकर आते हुए बूढ़ा किसान मजदूर को भी अपने साथ ले आया। मजदूर ने कच्चे मकान को गिराकर उसकी जगह एक शानदार मकान का निर्माण शुरू कर दिया। अब पक्षी का नियम बन गया था कि वह रोज एक मोती लेकर आता और साबिर को देकर रोटी खाता, पानी पीता और फिर से उड़ जाता। देखते ही देखते साबिर की मां के पास बेशुमार मोती इकट्ठे हो गए। उनका शानदार महल जैसा मकान भी तैयार हो गया। धीरे धीरे साबिर के पिता ने गांव की सारी जमीन खरीद ली। बूढ़ा किसान मामूली किसान से बहुत बड़ा जमींदार बन गया। गांव के लोग साबिर के पिता के पास बेशुमार दौलत देखकर हैरान थे। एक किसान रमजान ने साबिर के पिता से पूछा कि बाबा खुशहाल, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आई? क्या कोई खजाना हाथ लगा है जो देखते ही देखते तुमने गांव की तमाम जमीन खरीद ली, इतना शानदार महल बना लिया? खुशहाल बोला, भाई रमजान, भगवान जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बस यही समझो कि मेरे भगवान ने छप्पर फाड़ कर मुझे दिया है। मैं चाहता हूं कि तमाम गांव वालों की मदद करूं, उनके कच्चे मकान की जगह पक्के मकान हो और मेरे गांव वाले भी सुकून के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। रमजान खुश होकर बोला, बाबा तुम तो बहुत ही नेक इंसान हो। दौलतमंद होने के बावजूद तुम सब गांव वालों की भलाई का सोच रहे हो, वरना दौलत पाने के बाद इंसान घमंडी हो जाता है। भाई भी भाई को नहीं पूछता। खुशहाल बोला, भाई दौलत तो आने जाने वाली चीज है। अगर दौलत से मेरे गांव वालों का कुछ भला हो सकता हो तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। मैंने फैसला किया है कि कल से तमाम गांव में कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बनवाए जाएंगे। रमजान खुशी से बोला, मैं सपना तो नहीं देख रहा। खुशहाल बोला, भाई ये सपना नहीं, हकीकत है। हमारे बच्चों के लिए गांव में न तो स्कूल है न बीमारी के लिए कोई अस्पताल। गांव का निर्माण पूरा होते ही स्कूल का निर्माण शुरू हो जाएगा, फिर अस्पताल भी बन जाएगा ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन कर सके। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे बीमार हो तो उनका अस्पताल में मुफ्त इलाज हो सके। रमजान बोला, खुशहाल भाई ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। तुमने खुशहाल होते ही सारे गांव को खुशहाल बनाने की सोची है। भगवान तुम्हें इसका फल दे। खुशहाल बोला, रमजान भाई मैंने गरीबी में आंखें खोली। बचपन, जवानी और बुढ़ापा गरीबी में गुजरा। जिंदगी के आखिरी हिस्से में भगवान ने मुझ पर कृपा की है। मैं गरीबों के दुख दर्द जानता हूं, उनकी मुसीबत को समझता हूं, इसलिए अपने तमाम गांव वालों के बारे में सोचा है। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव और लोगों के लिए आदर्श गांव साबित हो और दूसरे गांव में रहने वाले दौलतमंद भी अपने गरीब भाइयों के दुख दर्द में उनका हाथ बटाएं। अगर सब लोग इसी तरह दूसरों की तकलीफ में उनकी मदद करें तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब न रहेगा, कोई रात को भूखा नहीं सोएगा। रमजान खुश होकर बोला, वाह वाह खुशहाल भाई तुम तो एकदम बदल गए। खुशहाल बोला, भाई रमजान मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान दौलत दे तो उसके साथ दिल भी दे, ताकि दौलत मिलने के बाद इंसान सिर्फ अपने बारे में न सोचे बल्कि अपने भाइयों का भी ख्याल रखे। मैं गांव के लोगों को पराया नहीं समझता, वो सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें हैं, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। मैं उनसे किस तरह अलग रह सकता हूं? रमजान बोला, खुशहाल भाई भगवान तुम्हें गांव वालों की सेवा करने की शक्ति दे जैसा कि तुमने सोचा है। अगर ऐसा हुआ तो ये गांव के लोगों पर तुम्हारा एहसान होगा, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। जब तक ये गांव कायम रहेगा तुम जिंदा रहोगे और गांव के लोग तुम्हारे गुण गाते रहेंगे। खुशहाल बोला, भाई गांव वालों पर मेरा कोई एहसान नहीं है बल्कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। गांव वालों की सेवा करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। रमजान बोला, खुशहाल भाई मैं गरीब हूं, गांव वालों की कोई आर्थिक सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं मेहनत मजदूरी कर सकता हूं, तुम्हारा हाथ बटा सकता हूं। खुशहाल बोला, मैंने जो कुछ सोचा है इसके लिए मुझे कई साथियों की जरूरत है। मैं अकेला इतने सारे काम नहीं कर सकता। तुम गांव के लोगों में से कुछ लोगों को इकट्ठा कर लो ताकि उन सब के जिम्मे कोई न कोई काम सौंपा जा सके। दूसरे दिन रमजान अपने साथ काम के लिए कुछ बूढ़ों और जवानों को लेकर
खुशहाल के घर पहुंचा। खुशहाल ने अपने साथियों से कहा गांव के तमाम कच्चे मकान गिरा दिए जाएं और आज ही से उनकी जगह पक्के मकानों का निर्माण शुरू कर दिया जाए। देखते ही देखते गांव के तमाम कच्चे मकान गिरा दिए गए और सैकड़ों मजदूर दिन रात नए मकान बनाने में व्यस्त हो गए। गांव में बेशुमार पक्के मकानों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत थी। खुशहाल ढेर सारे मोती लेकर शहर के जौहरियों के पास गया और उन्हें मोती देकर बोला, ये मोती तो मैं थोड़े से लाया हूं, जब मुझे जरूरत होगी मैं और मोती लेकर आऊंगा। जौहरियों ने खुशहाल के पास ढेर सारे मोती देखकर कहा, बाबा हमारे पास इतनी दौलत कहां कि तुमसे सारे मोती इकट्ठे खरीद सके। तुम थोड़े मोती दे जाओ, फिर कुछ महीनों के बाद और मोती देकर उनकी कीमत ले जाना। खुशहाल बोला, आप लोग जितने मोती खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, बाकी मैं वापस ले जाऊंगा। जौहरियों ने थोड़े से मोती खरीद लिए और लाखों रुपए बूढ़े खुशहाल को दे दिए। खुशहाल रुपयों को गधों पर लाद कर गांव ले आया और दिन रात गांव के निर्माण की खुद निगरानी करने लगा। जब गांव का निर्माण पूरा हो गया तो गांव वाले कच्चे मकान की जगह खूबसूरत पक्के मकान देखकर बहुत खुश हुए और सब गांव वालों की सलाह से उस गांव का नाम खुशहाल के नाम पर खुशहाल नगर रखा। जैसे ही गांव का निर्माण खत्म हुआ, खुशहाल ने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया। गांव के वो बच्चे जो दिन भर बेकार गांव की गलियों में मारे मारे फिरते थे, अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगे। गांव में हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आने लगी। जब खुशहाल उन बच्चों को स्कूल जाते देखता तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती और वो भगवान का धन्यवाद करता कि भगवान ने उसे नेक काम करने की शक्ति दी। साबिर अब खेतों में काम करने की बजाय स्कूल जाता है। थोड़े ही समय में उसने लिखना पढ़ना सीख लिया और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन साबिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसका दोस्त पक्षी आकर उसके कंधे पर बैठ गया। आज वो मोती नहीं लाया था। साबिर ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर स्कूल जाने लगा। पक्षी उड़कर उसके रास्ते में आ गया। साबिर ने हंसकर कहा, क्यों भाई, तुम नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं? अगर मैं स्कूल न गया तो पिताजी नाराज होंगे, मास्टर साहब मेरी पिटाई कर देंगे। पक्षी फिर उड़कर साबिर के रास्ते में आ गया और फिर एक तरफ दौड़ने लगा। साबिर समझ गया कि पक्षी उसे किसी खास जगह ले जाना चाहता है। साबिर ने पक्षी से कहा, इस वक्त मुझे स्कूल जाने दो, कल मुझे छुट्टी है, तुम जहां कहीं कहोगे तुम्हारे साथ चलूंगा। पक्षी चू चू करता हुआ उड़ गया और साबिर स्कूल की तरफ चल दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे साबिर नाश्ता कर रहा था कि पक्षी फिर आ गया। साबिर ने उसे मीठी रोटी खिलाई, दूध पिलाया और फिर कहा, थोड़ी देर बैठो, मैं अभी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलता हूं। खुशहाल ने साबिर को पक्षी से बातें करते देखकर पूछा, बेटा तुम पक्षी के साथ कहां जा रहे हो? साबिर बोला, पिताजी मुझे मालूम नहीं, ये मुझे कहां ले जाना चाहता है, जरूर कोई खास बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दोस्त के साथ हो आऊं। खुशहाल बोला, बेटा जरूर जाओ, हो सकता है तुम्हारा दोस्त या उसका साथी किसी मुसीबत में फंसा हो, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। साबिर तैयार होकर पक्षी के साथ चल पड़ा। पक्षी आगे आगे उड़ रहा था। साबिर उसके पीछे पीछे घोड़े पर सवार चला जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद एक घने जंगल में पहुंचकर पक्षी रुक गया। साबिर ने भी अपना घोड़ा रोक लिया। पक्षी फिर उड़ा और उसकी नजरों से गायब हो गया। साबिर एक पेड़ के नीचे बैठा पक्षी का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद पक्षी आया और उसे साथ लिए जंगल में घुसता चला गया। जंगल बहुत घना था, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पक्षी एक गुफा के सामने जाकर रुका और फिर गुफा के अंदर चला गया। साबिर भी पक्षी के पीछे गुफा में जा घुसा। गुफा में जगह जगह आग जल रही थी। हर तरफ आग की वजह से उजाला फैला हुआ था। आग की रोशनी में साबिर ने गुफा के कोनों में मोतियों के ढेर देखे। साबिर समझ गया कि उसका दोस्त इसी गुफा से रोजाना मोती ले जाता है और आज
उसने मोतियों का खजाना उसे दिखा दिया है। साबिर ने जल्दी जल्दी मोतियों से कई थैले भर लिए और घोड़े पर रखकर घर की ओर चल पड़ा। साबिर के गुफा से निकलते ही डाकू भी वहां आ गए। गुफा के सामने घोड़े के पैरों के निशान देखकर डाकुओं के सरदार ने कहा कि मालूम होता है कि कोई व्यक्ति हमारे खजाने तक घोड़े पर सवार होकर आया है। डाकू तेजी से गुफा में पहुंचे। सरदार मोतियों के एक ढेर में से बहुत सारे मोतियों को कम देखकर गुस्से से बोला कि मालूम होता है कि किसी ने हमारे ठिकाने का पता लगा लिया है। यही कारण है कि आज मोती चोरी हो गए हैं। एक डाकू बोला, अब हमें अपने ठिकाने की सख्ती से रखवाली करनी चाहिए और चोर का पता लगाकर उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर वो दोबारा इधर आने की हिम्मत न करे। सरदार बोला, सभी साथी बारी बारी ठिकाने पर पहरा दे। जो साथी चोर को पकड़ने में सफल हो गया उसे आगे लूट के माल में से 2 गुना हिस्सा दिया जाएगा। एक डाकू बोला, इस तरह हमें पहरा देते देखकर चोर भाग जाएगा। हम ठिकाने को इसी तरह छोड़कर आसपास छुप जाते हैं। चोर यही समझेगा कि जगह खाली है और वो बेधड़क अंदर घुस जाएगा। इस तरह हम आसानी से चोर को पकड़ लेंगे। सरदार बोला, तुम्हारा सुझाव अच्छा है। सभी साथी इसी तरह छुपकर पहरा दें और चोर को पकड़ ले। जो मोती हमने राजाओं के खजाने से चुराए थे वो कोई हमसे चुरा कर ले जाए। तुम्हारा सरदार सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक डाकू बोला, सरदार मेरी सलाह मानो तो मैं एक बात कहूं। सरदार बोला, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? डाकू बोला, सरदार बेहतर है कि हम कोई और ठिकाना ढूंढ ले और इस जगह को छोड़ दें। जो चोर एक बार इस गुफा में आ सकता है वो दोबारा भी आएगा। सरदार गुस्से से बोला, चोर को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं होगा, अब वो यहां नहीं आएगा। डाकू बोला, सरदार चोर चोरी करने से पहले सब कुछ जान लेता है और फिर चोरी करता है। अगर चोर ने ये जानते हुए कि सरदार और उसके बेशुमार साथी वहां रहते हैं फिर भी इस जगह का रुख किया तो यकीन मानिए वो ताकतवर होगा। सरदार गुस्से से बोला, मैं अपने साथियों से ऐसी डरपोक बातें सुनना पसंद नहीं करता। मैं इस अपमान का बदला लूंगा। साथी खुश होकर बोले, हम सरदार का अपमान नहीं होने देंगे। चोर को पकड़ेंगे या फिर खुद भी जान दे देंगे। साबिर जब मोतियों के भरे हुए थैले लेकर घर पहुंचा और उसने अपनी माँ और पिता को पक्षी की कहानी सुनाई तो खुशहाल बोला, बेटा हमारे पास पहले ही बहुत सारे मोती मौजूद हैं। शहर के व्यापारियों के पास इतनी दौलत नहीं कि वो हमारे मोती खरीद सके। फिर मोतियों के थैले भरकर लाने से क्या फायदा? साबिर बोला, पिताजी पक्षी मुझे मोतियों के घर तक ले गया था इसलिए 2 थैले भर लाया। अब कभी नहीं जाऊंगा। मालूम होता था कि वो डाकुओं का ठिकाना है। खुशहाल बोला, अगर मोती तुम डाकुओं के ठिकाने से लाए हो तो ये मोती जरूर किसी राजा के खजाने के हैं जहां से डाकू ले उड़े। अब आगे उधर न जाना वरना किसी न किसी मुसीबत में फंस जाओगे। साबिर बोला, पिताजी मैं अब डाकुओं के ठिकाने की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे दौलत का लालच नहीं। भगवान ने हमें इतना दिया है कि हम पूरी जिंदगी सुख चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। खुशहाल बोला, बेटा सच तो यह है कि इंसान लालच में अंधा हो जाता है और वो परिणाम सोचे बिना कदम उठाता है। साबिर बोला, पिताजी मैं आपका बेटा हूं, आपकी आज्ञा नहीं टालूंगा। खुशहाल के गांव में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था जिसका नाम दिलावर था। वो खुशहाल को दौलत में खेलते देखकर दिल ही दिल में जलता और इस बात का पता लगाने की कोशिश करता कि खुशहाल के पास दौलत आखिर कहां से आई। खुशहाल एक साधारण किसान से बहुत बड़ा जमींदार कैसे बन गया। दिलावर को इस बात का भी दुख था कि गांव वालों ने खुशहाल की दौलत से प्रभावित होकर गांव का नाम खुशहाल नगर रखा। दिलावर खुशहाल के अमीर बनने का राज जानने की दिन रात कोशिश करता रहता, लेकिन जब उसे कामयाबी न हुई तो उसने एक और तरीका सोचा। एक दिन दिलावर ने साबिर को अपने यहां खाने पर बुलाया और उसकी खूब सेवा की। खाना खाने के बाद दिलावर इधर उधर की बातें करता रहा। फिर उसने साबिर से कहा, बेटा भगवान
जब दौलत देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। खुशहाल भाई को दौलत में खेलते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। फिर दिलावर हंसकर बोला, खुशहाल भाई है बड़े चालाक, किसी को कानो कान खबर न होने दी कि ये दौलत उनके हाथ कहां से लगी। साबिर हंसकर बोला, दिलावर चाचा, मेरे पिता तो बहुत ही सीधे हैं, वो क्यों छिपाने लगे। दिलावर बोला, बेटा मैं तो मजाक कर रहा था। खुशहाल भाई दौलत मिलने के बावजूद पहले की ही तरह है। साबिर बोला, चाचा आपसे क्या छिपाना, एक पक्षी मेरा दोस्त है, मैं रोज उसे रोटी खिलाता था। एक दिन वो घायल हो गया, मैंने उसका घाव साफ करके पट्टी की। वो मेरा इतना आभारी हुआ कि एक दिन मेरे लिए एक बड़ा सा मोती लाया। फिर रोज वो मोती लाता रहा। पिताजी इन मोतियों को शहर ले जाकर बेच देते और उस दौलत से गांव वालों की सेवा करते। दिलावर हैरान होकर बोला, पक्षी ये मोती कहां से लाता होगा। साबिर बोला, चाचा दिलावर घने जंगल में डाकुओं की एक गुफा है, उसमें मोतियों का ढेर लगा हुआ है। पक्षी मुझे उस गुफा में ले गया था, मैं वहां से मोतियों के 2 थैले भरकर लाया था। जब पिताजी को इस बात का पता चला कि मैं जंगल में डाकुओं के ठिकाने पर गया था और वहां से मोती लाया हूं, तो वो मुझे समझाने लगे कि बेटा लालच बुरी बला है, तुम भूल कर भी दोबारा उधर न जाना। दिलावर बोला, बेटा भाई खुशहाल ठीक ही कहते हैं, डाकुओं का क्या भरोसा, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। साबिर बोला, चाचा मैं तो भूल कर भी उधर का रुख नहीं करूंगा। साबिर दिलावर से आज्ञा लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। साबिर के जाते ही दिलावर भी डाकुओं के ठिकाने से मोतियों के थैले भरकर लाने की सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे दिलावर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दिया। उसके साथ कपड़े के 2 बड़े थैले भी थे। दिलावर घने जंगल में पहुंचकर डाकुओं का ठिकाना तलाश करने लगा। आवाजें आने लगी। दिलावर घनी झाड़ियों में घुसा और आने वालों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में 30-40 डाकू घोड़ों पर सवार दिलावर के सामने से गुजरे। जब डाकू चले गए तो दिलावर झाड़ियों में से बाहर निकल आया और घोड़ों के कदमों के निशान देखता हुआ डाकुओं के ठिकाने में जा पहुंचा। गुफा में मोतियों के ढेर देखकर दिलावर खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी मोतियों के 2 थैले भरे और उन थैलों को घोड़ों पर लादकर खुशहाल नगर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर दिलावर ने मोतियों से भरे थैले जमीन में दबा दिए और आराम से बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटे दिलावर ने दिल ही दिल में सोचा कि दौलत के बल पर गांव के लोगों को अपना साथ मिलाकर गांव का नाम बदलकर दिलावर नगर रखेगा। खुशहाल से ज्यादा जमीन खरीदकर बहुत बड़ा जमींदार बन जाएगा और फिर गांव वाले खुशहाल को भूलकर मेरी इज्जत करेंगे। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि एक नया शहर बसाकर उसका नाम दिलावर नगर रखें। जब वो दिलावर नगर में लोगों को मुफ्त मकान देगा, काम धंधे के लिए लोगों को दौलत मिलेगी, तो लोग खुद ब खुद उसकी इज्जत करेंगे। दिलावर सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं दिलावर नगर को एक राज्य में बदलकर उस राज्य का राजा बन जाऊंगा। दिलावर नगर के लोग मेरी प्रजा होंगे। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि दिलावर नगर बसाने के लिए और थैले मोती होने चाहिए। क्यों न मैं 8-10 थैले और मोतियों के भर लाऊं। ये ख्याल आते ही दिलावर बहुत खुश हुआ। दूसरे ही दिन वो 8-10 घोड़े खरीदकर डाकुओं के ठिकाने की तरफ चल दिया। डाकू पहले ही चोर के इंतजार में जंगल में छुपे बैठे थे। जैसे ही दिलावर ठिकाने के अंदर दाखिल हुआ, तमाम डाकू दिलावर पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि वो तड़प तड़प कर मर गया। एक दिन जौहरी ने खुशहाल से खरीदे हुए मोतियों को खूब अच्छी तरह साफ करके एक सुंदर डिब्बे में रखा और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। जौहरी बोला, महाराज, मुझे मालूम हुआ है कि बादशाह को मोतियों से लगाव है। मेरे पास ऐसे अनोखे मोती हैं जो सिर्फ बादशाहों के पास होने चाहिए। बादशाह बोला, जौहरी, हमें मोतियों से बहुत लगाव है। हमारे पास बड़े कीमती मोती थे और इतने थे कि अगर हम चाहते तो उन मोतियों के बदले सारी दुनिया खरीद सकते थे, लेकिन हमारे खजाने के रक्षकों की गलती से वो मोती चोरी हो गए।
इसके बाद हमने मोतियों की तलाश में दुनिया के कोने कोने में आदमी दौड़ाए, लेकिन हमें वैसे मोती न मिल सके। जौहरी ने कहा, महाराज, जरूर शाही खजाने में ऐसे मोती होंगे, लेकिन मेरे पास जो मोती है वह भी आप जैसे बादशाहों के खजाने की शोभा बनने के लायक है। आप उन्हें देखकर खुश होंगे और मुझे बहुत इनाम देंगे। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारे पास अनोखे मोती हुए तो हम उन मोतियों के बदले तुम्हें बहुत धन देंगे। जौहरी ने बड़े सम्मान से सुंदर डिब्बा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें 8-10 मोती रखे हुए थे। बादशाह मोतियों को देखते ही चिल्लाया, जौहरी, ये मोती तुम्हारे पास कहां से आए? सच बताओ कि ये मोती तुमने कहां से हासिल किए हैं? ये तो हमारे मोती है जो शाही खजाने से चोरी हुए थे। जौहरी ये सुनकर घबरा गया, लेकिन संभल कर बोला, महाराज, ये मोती मैंने एक आदमी से हजारों सोने के सिक्के देकर खरीदे हैं। बादशाह बोला, क्या तुम उस आदमी को हमारे सामने पेश कर सकते हो? जौहरी बोला, महाराज, अगर वो आदमी आ जाए तो मैं उसे लेकर आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह बोला, अगर तुम उस व्यक्ति को पेश न कर सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जौहरी डरकर कांपने लगा और रोते हुए बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं। अगर मुझे मालूम होता कि ये चोरी के मोती हैं, तो मैं कभी न खरीदता, बल्कि चोर को पकड़कर आपकी सेवा में ले आता। बादशाह बोला, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम उस आदमी को जितनी जल्दी हो सके हमारे सामने पेश करो, और जब तक तुम चोर को हमारे हवाले नहीं करोगे, हम भी यही समझेंगे कि चोर तुम हो। जौहरी रोता हुआ बोला, मुझे कुछ हफ्तों का समय दीजिए, मैं उस आदमी को तलाश करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही वो आदमी मिल गया, मैं उसे आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। बादशाह बोला, जाओ, हम तुम्हारा 3 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। जब 3 हफ्ते तक तुम चोर को हमारे हवाले करने में कामयाब न हो सके तो हम समझ लेंगे कि चोर तुम खुद हो। सारे मोती जो शाही खजाने से चोरी हुए हैं, हम तुमसे वसूल कर लेंगे। जौहरी बादशाह से 3 हफ्ते के अंदर चोर को पेश करने का वादा करके रोता धोता अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें सारी कहानी सुनाई। सभी जौहरी ये सुनकर घबरा गए कि मोती चोरी के हैं और शाही खजाने से चुराए गए हैं। एक जौहरी बोला, मगर वो बूढ़ा तो शक्ल से चोर नजर नहीं आता था, सीधा किसान दिखाई दे रहा था। दूसरा जौहरी बोला, हो सकता है चोरी उसका बेटा करता हो और पिता को मोती बेचने के लिए शहर भेजता हो। तीसरा जौहरी बोला, मुझे तो पहले ही शक था कि बूढ़ा मोती चुरा कर लाया है। उस गरीब किसान के पास इतने कीमती मोती कैसे आ सकते थे? एक और जौहरी बोला, शायद इसी वजह से तुमने मोती नहीं खरीदे थे। अगर तुम्हें शक था तो हमें भी बता दिया होता, हम भी इस मुसीबत से बच जाते। बड़ा जौहरी बोला, ये वक्त बहस करने का नहीं है, हम सब मिलकर ही इस मुसीबत का हल ढूंढ सकते हैं। एक जौहरी बोला, वो किस तरह? बड़े जौहरी ने कहा, हम सब मिलकर उस बूढ़े को तलाश करते हैं। जैसे ही वो हमें मिल जाए, हम उसे बादशाह के हवाले करके अपनी जान बचा सकते हैं, वरना बादशाह हम सबको फांसी दे देगा। एक जौहरी बोला, हम उसे कहां तलाश करेंगे, न तो उसके नाम का पता है और न गांव का। बड़ा जौहरी बोला, अगर वो चोर होता तो बाजार में मोती बेचने बार बार न आता। चोर इतना सौदा नहीं करते, वो तो चुपके से माल देकर खामोशी से माल जेब में डालकर चलते बनते हैं। हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सुबह से शाम तक जौहरी बाजार में आने वाले लोगों को घूर घूर कर देखते, लेकिन उन्हें बूढ़ा नजर न आता। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और बड़े जौहरी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब 3 हफ्ते गुजरने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और बूढ़ा किसान आता दिखाई न दिया, तो बड़े जौहरी ने एक गरीब आदमी को लालच देकर बादशाह के दरबार में जाने पर राजी कर लिया। जौहरी गरीब आदमी के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह से बोला, महाराज, मैं चोर को पकड़ लाया हूं। आप इससे अपने कीमती मोतियों के बारे में पूछ सकते हैं। गरीब आदमी बोला, भाई क्या कह रहे हो? तुम तो मुझे ये कहकर लाए थे कि तुम मुझे बादशाह के दरबार में नौकरी दिलाओगे। बादशाह तुम्हारा दोस्त है और अब तुम कह रहे हो कि मैं चोर हूं। जौहरी बोला,
महाराज, आपका मेरा वादा पूरा हो गया। ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए जुर्म से इनकार कर रहा है। ये शख्स बता सकता है कि शाही खजाने से चुराए हुए बाकी मोती कहाँ हैं। अगर आपने इसे छोड़ दिया या इसकी जान बख्श दी तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। बादशाह बोला, तुम जा सकते हो। जौहरी ने अपनी जान बचाने पर भगवान का शुक्रिया अदा किया और तेजी से बादशाह के दरबार से निकल गया। जौहरी के जाते ही बादशाह ने गरीब आदमी से पूछा, सच सच बताओ कि तुमने मेरे खजाने से मोती क्यों चुराए। गरीब आदमी हैरान होकर बोला, महाराज, मैंने न तो आपके खजाने से मोती चुराए और न मोतियों के बारे में मुझे जानकारी है। मुझे तो वो आदमी ये कहकर शाही दरबार में लाया था कि वो मुझे शाही सेना में नौकरी दिलाएगा। महाराज, मैं निर्दोष हूं। बादशाह ने गरजते हुए पूछा, क्या जौहरी ने हमें धोखा दिया है? गरीब आदमी ने सम्मान से जवाब दिया, महाराज, ये तो मुझे मालूम नहीं। जो सच्ची बात थी मैंने आपको बता दी। अगर अभी आप मुझे चोर समझते हैं तो फांसी पर लटका दीजिए। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया कि इसी वक्त जाकर जौहरी को गिरफ्तार करके लाओ, हम उसे धोखेबाजी की सजा देंगे। शाही सेना के सिपाही जब जौहरी की दुकान के करीब पहुंचे तो सिपाहियों को अपनी दुकान की तरफ बढ़ते देखकर जौहरी की जान निकल गई और वह दुकान के दूसरे दरवाजे से निकल भागा। शाही सेना के सिपाहियों ने दुकान में जौहरी को न पाकर दुकान के एक नौकर से पूछा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? नौकर बोला, थोड़ी देर पहले तक दुकान में थे, न मालूम अब वो कहाँ गए हैं। सिपाहियों ने जौहरी के घर का पता पूछा और उसके घर जा पहुंचे। जौहरी डरकर मकान के एक कमरे में छुपा हुआ था। जौहरी ने सेना के अफसर और सिपाहियों को तरह तरह के लालच दिए, लेकिन शाही सेना के सिपाही जौहरी को पकड़कर बादशाह के दरबार में जा पहुंचे। जौहरी को देखते ही बादशाह ने गुस्से से कहा, तुमने गरीब आदमी को चोर कहकर हमें धोखा क्यों दिया? जौहरी ने रोते हुए कहा, महाराज, मैंने डरकर ऐसा किया था, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह ने जौहरी को डांटकर कहा, अगर तुम चोर नहीं थे तो फिर डरने की क्या जरूरत थी? जिस शख्स को तुम चोर कह रहे थे, न तो वो शख्स हमसे डरा और न उसने झूठ बोलकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। जौहरी बोला, महाराज, मैं दया की भीख मांगता हूं। बादशाह बोला, नहीं, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें माफ कर दिया जाए। हम तुम्हें धोखा देने और झूठ बोलने के जुर्म में सजा देंगे। जौहरी सजा का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगा। बादशाह ने अपने मंत्री को आदेश देकर कहा, इस गरीब आदमी को सेना में रख लो और जौहरी को फांसी दे दो। जौहरी चिल्लाकर बोला, महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मेरी जान बख्श दीजिए ताकि मैं पूरी उम्र आपकी दयालुता के गुण गाता रहूं। बादशाह बोला, हम तुम्हें फिर 1 महीने का समय देते हैं। अगर तुमने इस समय में चोर को हमारे हवाले न किया तो फिर हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जौहरी बादशाह से वादा करके अपनी दुकान पर चला आया और दूसरों को बुलाकर कहा, हमें उस बूढ़े का पता करना चाहिए। इस बार तो मेरी जान बच गई है, इस बार बादशाह माफ नहीं करेगा। दूसरा जौहरी बोला, तुम्हारे साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। मोतियों के बदले हजारों सिक्के हमने बूढ़े को दिए हैं। उसका तो हमें दुख नहीं, लेकिन जान का हर वक्त डर रहता है। अभी जौहरी आपस में बातें कर रहे थे कि खुशहाल मोतियों की थैली लिए आता दिखाई दिया। जौहरी खुशहाल को आता देखकर उछल पड़े। बड़ा जौहरी बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, अब बादशाह जाने और ये आदमी जाने जिसने हमें मुसीबत में फंसा दिया था। खुशहाल दुकान में दाखिल हुआ तो बड़ा जौहरी बोला, बाबा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। खुशहाल बोला, आप लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? जौहरी बोला, बादशाह को तुम्हारे मोती बहुत पसंद आए हैं। बादशाह कह रहे थे कि तुम्हारे पास जितने मोती हैं वो तुम्हें अच्छे दाम देकर खरीद लेंगे। खुशहाल बोला, भाई, बादशाहों से मुझे वैसे ही डर लगता है। कहते हैं अगर वो खुश हो तो सोने चांदी में तोल देते हैं और अगर नाराज हो तो फांसी पर लटका देते हैं। जौहरी खुशहाल को मनाते हुए बोला, बाबा, हमारे बादशाह तो बहुत नेक, दयालु और दानी हैं। तुम उनसे मिलकर बहुत खुश होगे।
और वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। खुशहाल बोला, भाई अगर आप मोती खरीदना नहीं चाहते तो फिर मैं और कभी आ जाऊंगा। जौहरी खुशहाल को जाते देखकर बोला, बाबा बादशाह ने हुक्म दे रखा है कि अब कोई जौहरी मोती न खरीदे। सारे मोती बादशाह खुद खरीदेंगे, इसलिए हम तुम्हें बादशाह के दरबार में ले जाना चाहते हैं। खुशहाल बोला, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ बादशाह के दरबार में चलने के लिए तैयार हूं। जौहरी खुशहाल को लेकर बादशाह की सेवा में हाजिर हुआ और बादशाह से कहा, महाराज ये है वो शख्स जिससे हमने मोती खरीदे थे। बादशाह ने खुशहाल से पूछा, क्या जौहरी ठीक कह रहा है? खुशहाल बोला, महाराज ये सच कह रहा है। मैंने इस व्यक्ति के हाथ मोती बेचे थे और आज भी एक थैली भरकर मोती लाया था, लेकिन इस शख्स ने कहा बादशाह ने हुक्म दिया है कि अब कोई जौहरी मोती न खरीदे, बादशाह खुद सारे मोती खरीदेंगे। बादशाह ने खुशहाल से पूछा, ये मोती तुम्हें कहां से मिले? खुशहाल बोला, महाराज जब भगवान देने पर आता है तो मुझ जैसे गरीब किसान को बेहद दौलतमंद बना देता है। बस यही समझ लीजिए कि मुझ पर भगवान ने कृपा की है। बादशाह गुस्से से गरज कर बोला, हम पूछ रहे हैं कि ये मोती तुम्हें कहां से मिले? खुशहाल बोला, महाराज जौहरी ने तो मुझे ये बताया था कि हमारे बादशाह बहुत ही नेक और दयालु हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे मैंने शाही खजाने से मोती चुरा लिए हों। बादशाह बोला, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो। खुशहाल बोला, अगर मैं चालाक होता तो इन जौहरियों के कहने पर यहां ना आता। बादशाह बोला, तुम्हें यह बताना होगा कि ये मोती तुम्हारे पास कहां से आए हैं। खुशहाल बोला, क्या यह बताना जरूरी है? बादशाह बोला, अगर तुमने सच न बताया तो हम तुम्हें कैदखाने में डलवा देंगे। खुशहाल बोला, महाराज अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बादशाह बोला, सच सच बताओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खुशहाल ने बादशाह को मोतियों के हाथ आने की पूरी कहानी सुना दी। बादशाह बोला, क्या तुम डाकुओं का ठिकाना जानते हो? खुशहाल बोला, महाराज मैं तो डाकुओं का ठिकाना नहीं जानता। हाँ, मेरा लड़का डाकुओं का ठिकाना जानता है। वही डाकुओं के ठिकाने से मोतियों के थैले भर कर लाया था। बादशाह ने खुशहाल से कहा, बाबा हमें माफ कर दो, हमारी सख्त बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी। कल तुम्हें अपने लड़के को लेकर दरबार में आना है। हम अपनी सेना की एक टुकड़ी तुम्हारे लड़के के साथ भेजकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। खुशहाल घर पहुंचा और साबिर से कहा, बेटा हमारे पास जो मोती थे वो शाही खजाने से चोरी किए हुए थे। आज जब मैं मोती बेचने शहर गया तो जौहरी मुझे अपने साथ लेकर बादशाह के दरबार में जा पहुंचा और बादशाह से कहा, महाराज चोर हाजिर है। साबिर गुस्से से बोला, जौहरी को ये हिम्मत कैसे हुई? खुशहाल बोला, बादशाह ने जौहरी को हुक्म दिया था कि जब भी कोई मोती बेचने उसके पास आए उसे दरबार में ले आना। साबिर बोला, फिर बादशाह ने क्या कहा? खुशहाल बोला, बेटा बादशाह ने कहा है कल तुम अपने लड़के को लेकर दरबार में आना। हम तुम्हारे लड़के के साथ सेना की एक टुकड़ी भेजकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। साबिर ने पूछा, आपने क्या कहा? खुशहाल बोला, मैं बादशाह से वादा कर आया हूं कि कल तुम्हें साथ लेकर दरबार में पहुंच जाऊंगा। कल सुबह तुम मेरे साथ दरबार में चलना। बादशाह का हुक्म मानना हमारा कर्तव्य है। साबिर बोला, आपने वादा कर लिया है, इसलिए कल सुबह मैं आपके साथ चलूंगा, वरना मैं बादशाह के दरबार में कभी न जाता। दूसरे दिन खुशहाल साबिर को लिए बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने सेना के सिपाही इस लड़के के साथ भेजकर डाकुओं के ठिकाने का पता लगाने और उन तमाम डाकुओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जो खजाने से मोती चुरा कर ले गए थे। साबिर के साथ सेना की एक टुकड़ी डाकुओं के ठिकाने की तरफ रवाना कर दी गई। साबिर शाही सेना के सिपाहियों के साथ जंगल में डाकुओं के ठिकाने पर जा पहुंचा। साबिर ने सेना के सिपाहियों को डाकुओं का ठिकाना दिखाते हुए कहा, यह है वो गुफा जिसमें शाही खजाने से चुराए हुए मोती मौजूद है। साबिर पेड़ पर छुपकर बैठ गया और शाही सेना के सिपाही गुफा के अंदर जा घुसे। सभी डाकू गुफा से बाहर छुपे हुए थे।
जैसे ही शाही सेना के सिपाही गुफा में दाखिल हुए, डाकू चारों तरफ से निकलकर गुफा में पहुंचे और शाही सेना के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। साबिर ये देखकर चुपके से वहां से खिसक गया और सीधा बादशाह के दरबार में पहुंचकर बादशाह से कहा, महाराज, डाकुओं ने शाही सेना के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री ने कहा, महाराज, डाकू ये हिम्मत नहीं कर सकते, यकीन मानिए ये शरारत इसी लड़के की है। साबिर बोला, महाराज, मंत्री जी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा डाकुओं से कोई लेना देना नहीं। मंत्री बोला, अगर तुम्हारा डाकुओं से कोई संबंध नहीं तो फिर डाकुओं को शाही सेना के सिपाहियों के आने की खबर किस तरह हुई? साबिर बोला, रास्ते में मुझे अपने गांव के एक लालची आदमी दिलावर की लाश भी नजर आई। उसने मुझसे पूछा था कि दौलत तुम्हारे हाथ कैसे लगी। मैंने उसे बताया था कि ये दौलत हमें डाकुओं की गुफा से मिली है। शायद दिलावर लालच में आकर डाकुओं के ठिकाने पर जा पहुंचा। डाकुओं ने उसे मौत के घाट उतार दिया और लालच में दिलावर अपनी जान से हाथ धो बैठा। मंत्री बोला, महाराज, ये झूठी कहानी सुनाकर अपने आप को बचाना चाहता है। साबिर बोला, महाराज, अपने मंत्री से कहिए कि मुझ पर आरोप न लगाए। मंत्री बोला, महाराज, तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि डाकुओं को शाही सेना के आने की सूचना कैसे हुई? साबिर बोला, महाराज, मैं यही कह रहा था कि डाकू दिलावर के वहां पहुंचने से सतर्क हो गए थे। वो जंगल में पहुंचकर गुफा की निगरानी कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि दिलावर के अलावा भी और किसी शख्स को उनके ठिकाने का पता है और वह मोती चुराने किसी न किसी दिन जरूर आएगा। जब शाही सेना के सिपाही गुफा में दाखिल हुए, डाकू जंगल से निकलकर गुफा में पहुंचे और सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री हंसकर बोला, तुम भी तो सिपाहियों के साथ गए थे, फिर तुम डाकुओं के हाथों कैसे बच गए? साबिर बोला, जब शाही सेना के सिपाही गुफा में दाखिल हुए थे तो मैं एक पेड़ पर छुपकर सिपाहियों की वापसी का इंतजार कर रहा था। जब डाकू जंगल से निकलकर गुफा में पहुंचे और गुफा में से सिपाही न निकले तो मैं समझ गया था कि डाकुओं ने सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया होगा, क्योंकि डाकुओं की संख्या सिपाहियों से ज्यादा न थी। मंत्री बोला, महाराज, मुझे यकीन है कि ये लड़का डाकुओं से मिला हुआ है। बादशाह बोला, हमें इस लड़के से ऐसी उम्मीद नहीं। अगर ये डाकुओं का साथी होता तो हमें डाकुओं का ठिकाना न बताता। जो कुछ इस लड़के ने कहा है, हमें उसकी बात पर यकीन है। बादशाह फिर साबिर को देखकर बोला, अगर तुम डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए तो हम तुम्हें बेशुमार दौलत देंगे। साबिर बोला, महाराज, अब सेना की एक बड़ी टुकड़ी मेरे साथ भेज दे। मैं शाही सेना के सिपाहियों को भी आजाद करा लूंगा और डाकुओं को भी गिरफ्तार करके आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। बादशाह ने 500 सिपाहियों की एक टुकड़ी इस लड़के के साथ रवाना कर दी। सिपाही साबिर के साथ रवाना कर दिए गए। डाकुओं के ठिकाने पर जा पहुंचे। गुफा के पास पहुंचकर छुप जाने का हुक्म दिया। शाही सेना के सिपाही गुफा में छुप गए। साबिर एक कोने में छुपा डाकुओं का इंतजार करने लगा। दिन गुजर गया। जैसे ही शाम होने लगी, डाकू गुफा में दाखिल हुए, लेकिन शाही सेना के सिपाही उन्हें नजर न आए। एक डाकू सरदार से बोला, सरदार, मैंने खुद अपनी आंखों से बेशुमार सिपाहियों को गुफा में दाखिल होते देखा था। सरदार भारी आवाज में बोला, फिर वो कहां गए? डाकू बोला, मैं खुद हैरान हूं। सरदार बोला, हो सकता है वो गुफा से निकलकर जंगल में जा चुके हों। डाकू बोला, मैं गुफा की लगातार निगरानी कर रहा हूं। सिपाहियों को गुफा में दाखिल होते देखा, लेकिन निकलते नहीं देखा। सरदार गरज कर बोला, आखिर ये सारे सिपाही कहां चले गए? क्या जमीन खा गई? डाकुओं के सरदार ने अपने साथियों से कहा, सिपाहियों को तलाश करके उन्हें कत्ल कर दो और उनकी लाशों को दरवाजे पर लटका दो। डाकुओं ने गुफा का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सरदार बोला, तुम मुझे डरपोक मालूम होते हो। क्या अब हम ठिकाने ही बदलते रहेंगे? एक और डाकू बोला, सरदार, इसी में हमारी भलाई है। मेरे साथी ने सही सलाह दी है। सरदार बोला, पहले सिपाहियों को तलाश करो, फिर ठिकाना बदलने के बारे में सोचेंगे।
इससे सुरक्षित जगह हमें और कहीं नहीं मिल सकती। डाकू बोला, सरदार, ये जगह कभी सुरक्षित थी, लेकिन अब तो ये जगह सुरक्षित नहीं रही। जो शख्स इस घने और खतरनाक जंगल में पहुंच सकता है, वो हमें चोट भी पहुंचा सकता है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। डाकुओं का मुखिया बोला कि पहले सैनिकों को ढूंढो, फिर तुम्हारी योजना पर विचार करेंगे। डाकू घर में सैनिकों को ढूंढने लगे। घर बहुत बड़ा था। घर के दूसरे किनारे पर एक तंग और अंधेरा रास्ता था। साहब ने सैनिकों से कहा कि तुम सब इस रास्ते से बाहर निकल जाओ। जब डाकू हमें ढूंढते हुए इधर आएंगे तो एक एक डाकू को पकड़कर इस रास्ते से बाहर ले जाओ। जब सारे डाकू पकड़ लिए जाएंगे तो फिर हम मोतियों को भरकर राजा की सेवा में पेश करेंगे। साबिर और कुछ सैनिक घर में रहे और बाकी सारे सैनिक घर के तंग रास्ते से बाहर निकल गए, क्योंकि इस रास्ते का डाकुओं को पता नहीं था। एक एक दो दो डाकू शाही सेना के सैनिकों की तलाश में उधर आए और साबिर अपने साथियों की मदद से उन्हें पकड़कर बाहर भेजता रहा। थोड़ी ही देर बाद सारे डाकू पकड़ लिए गए। जब मुखिया और उसका सिर्फ एक साथी रह गया तो मुखिया ने अपने साथी से कहा कि मालूम होता है कि हमारे साथी किसी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें मोतियों का खजाना घोड़ों पर लादकर यहां से भाग निकलना चाहिए। मुखिया और उसके साथी ने जल्दी जल्दी मोतियों को थैलों में भरकर घोड़ों पर लादा और चुपके से घर से निकल गए। साबिर देर तक डाकुओं के मुखिया का इंतजार करता रहा, लेकिन जब वो न आया तो साबिर ने सेना के सैनिकों से कहा कि मालूम होता है मुखिया भाग निकला है। आओ हम मोतियों का खजाना थैलों में भरकर राजा की सेवा में ले जाएं। वो सैनिकों को लेकर घर में दाखिल हुआ और सब जगह छान मारा, लेकिन मोती कहीं नजर न आए। साबिर अफसोस करता हुआ बोला कि मुखिया और उसके कुछ साथी हमसे बचकर निकल गए हैं और जाते हुए मोतियों का खजाना भी ले गए हैं। साबिर पकड़े गए डाकुओं को लेकर राजा की सेवा में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, मैं डाकुओं को पकड़ने में सफल हो गया हूं, लेकिन उनका मुखिया और उसके कुछ साथी भाग निकलने में सफल हो गए और जाते हुए सारे मोती भी अपने साथ ले गए हैं। राजा बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी मेहनत बेकार गई। मंत्री राजा को भड़काता हुआ बोला, महाराज, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि आप इस लड़के की बातों पर भरोसा न करें। यह आपको धोखा देकर अपने मुखिया और मोतियों को बचाना चाहता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। राजा बोला, मंत्री, तुम बेकार में इस लड़के का विरोध कर रहे हो। मुखिया हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, उसके अनगिनत साथी तो पकड़े गए। मंत्री बोला, महाराज, इन डाकुओं को पकड़ने का कोई फायदा नहीं। ये तो मुखिया के आदेश पर नाचने वाले लोग हैं। न तो इन्हें मोतियों के बारे में कुछ पता होगा और न ये मुखिया के ठिकाने के बारे में कुछ जानते होंगे। राजा ने मंत्री की बात को अनदेखा करके सेनापति को आदेश दिया कि इन तमाम डाकुओं को फांसी पर लटका दो। फिर राजा ने साबिर से बात करते हुए कहा, तुम मुखिया और हमारे पकड़े गए सैनिकों का पता लगाओ। साबिर बोला, महाराज, मैं कोशिश करूंगा कि डाकुओं का मुखिया भी मिल जाए और आपके खजाने से चुराए हुए मोती भी। डाकुओं ने रोते हुए कहा, महाराज, हम पर दया कीजिए, हम बेकसूर हैं। राजा ने कहा, तुम लुटेरों पर दया की जाए। तुम लोगों ने शाही खजाने पर डाका डाला, हमारा खजाना लूट लिया। तुम जालिमों ने हमारी प्रजा की नाक में दम कर रखा है। तुम दया के काबिल नहीं हो। डाकुओं ने कहा, महाराज, हम गरीब आदमी थे, हमारा बुरा हाल था। मुखिया ने हमें चकमा देकर गलत रास्ते पर लगाया, हमें डाकू बनने पर मजबूर किया। सजा का हकदार तो मुखिया है, जिसने हमारी मजबूरी से फायदा उठाकर हमें बुराई की राह दिखाई। हम पर दया कीजिए, हम वादा करते हैं कि आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी डाका नहीं डालेंगे। राजा ने कहा, नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम लोगों ने अपराध किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। साबिर ने कहा, महाराज, अगर ये लोग अब नेक बनना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए, ताकि ये लोग सीधे रास्ते पर चल पड़े। अगर इन्होंने फिर कोई गलती की तो बेशक आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए।
सजा देने से माफ कर देना बेहतर है। मंत्री मुस्कुराकर बोला, महाराज, ये लड़का बहुत चालाक है। पहले उसने मुखिया और उसके कुछ साथियों को भाग जाने का मौका दिया और अभी डाकुओं को भी आजाद कराना चाहता है। अगर ये डाकू हैं, तो उन्हें फांसी पर जरूर लटकाना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिल सके। साबिर ने मंत्री की तरफ देखकर कहा, मंत्री जी, मैं अब तक राजा के सम्मान की वजह से खामोश रहा और आप मुझ पर लगातार आरोप लगाते रहे। मुझे तो शक है कि शाही खजाने से मोतियों की चोरी में आपका भी हाथ है। आप डाकुओं से मिले हुए हैं। मंत्री चीख कर बोला, महाराज, इस गुस्ताख लड़के से कहिए कि अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं इसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये सारी हेकड़ी भूल जाएगा। राजा मंत्री को डांटकर बोला, तुम भी तो साबिर पर आरोप लगा रहे थे। जब उसने तुम्हारे बारे में शक जाहिर किया तो तुम घबरा क्यों गए? मंत्री बोला, महाराज, मैं आपका पुराना वफादार नौकर हूं। मैं ये सब इसलिए कह रहा था कि इस लड़के के बारे में मुझे सब कुछ पता है कि ये लड़का कौन है। राजा बोला, हम राजा हैं और लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं। राजा साबिर से मुखातिब होकर बोला, साबिर, हम तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ किए देते हैं, लेकिन इसके साथ हम इन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर ये अच्छे आदमी बनकर रहे तो हम इन्हें इनाम देंगे, और अगर इन्होंने फिर गलती की तो फिर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। एक डाकू बोला, महाराज, आप हमें इजाजत दें तो हम मुखिया को खुद पकड़कर आपकी सेवा में पेश कर देंगे। हमें उसके दूसरे ठिकाने का भी पता है। मंत्री बोला, महाराज, इन्हें आजाद न कीजिए, इन डाकुओं का कोई भरोसा नहीं। साबिर बोला, महाराज, जब आप उन्हें माफ कर चुके हैं तो इस बात का मौका दीजिए। एक डाकू बोला, महाराज, ये ठीक कह रहे हैं। मुखिया हमें अपना साथी समझेगा और हमें देखकर खुश होगा। हम उसे धोखा देकर आपके दरबार में लाएंगे और इस तरह उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। राजा ने साबिर से पूछा, क्या तुम्हें इन लोगों की बातों पर यकीन है? साबिर बोला, महाराज, हमें इनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। इंसान को भटकते देर नहीं लगती और जो इंसान सही रास्ते पर आना चाहे उसे भी देर नहीं लगती। हो सकता है ये जो कुछ कह रहे हो अपनी योजना में सफल हो जाए। राजा ने डाकुओं से पूछा, तुम में से कौन कौन शख्स डाकुओं के मुखिया को पकड़ने जाना चाहता है? 8-10 डाकू बोले, हम मुखिया को पकड़कर आपकी सेवा में ले आएंगे। राजा ने उन डाकुओं को जाने की इजाजत दे दी। उन्हें एक एक घोड़ा और खाने पीने का सामान भी दिया। डाकू घोड़े दौड़ाते हुए मुखिया के दूसरे ठिकाने पर जा पहुंचे। घोड़ों के पैरों की आवाज सुनकर डाकुओं का मुखिया और उसका साथी घर से बाहर निकल आए। अपने साथियों को आता देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। डाकू घर के सामने पहुंचकर घोड़ों से उतर पड़े। मुखिया ने अपने साथियों से पूछा, सुनाओ, तुम शाही सेना से किस तरह बचकर निकल आए? एक डाकू बोला, मुखिया जी, शाही सेना के सैनिक हमें राजा के पास ले जा रहे थे। रास्ते में हमने उन सैनिकों को गाफिल पाकर हमला कर दिया। हमारे कुछ साथी इस हंगामे में हमसे बिछड़ गए। हम कई दिन एक गुफा में छिपे रहे। जब देखा कि खतरा टल गया है तो हम आपके पास चले आए। दूसरा डाकू बोला, मुखिया जी, रास्ते में हमें कुछ जौहरी भी मिले थे जो राजा की सेवा में हीरे जवाहरात और मोती बेचने जा रहे थे। उन लोगों ने हमसे पूछा था कि तुम कौन हो? हमने उन्हें बताया था कि हम मोतियों के व्यापारी हैं, राजा की सेवा में मोती बेचने जा रहे हैं। व्यापारियों ने कहा, तुम भी हमारे साथ ही चलो ताकि हम सब इकट्ठे राजा की सेवा में हीरे जवाहरात और मोती पेश करके इनाम हासिल करें। हमने उन्हें कहा, हमें कुछ साथियों का इंतजार है, वो भी हमसे आ मिले तो हम शाही दरबार में पहुंच जाएंगे। व्यापारी आगे बढ़ गए तो हम इधर आ गए। हमारी सलाह है कि आप और हम सब व्यापारियों के भेष में राजा की सेवा में हाजिर होकर मोती पेश करके राजा से जानकारी हासिल करें। सुना है कि राजा को मोती जमा करने का बहुत शौक है। इस तरह हम राजा के हाथ मोती बेचकर तमाम उम्र ऐश से जिंदगी बिता सकते हैं। व्यापारियों ने राजा को हमारे आने की खबर जरूर दी होगी। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। मुखिया थोड़ी देर तक सोचता रहा।
मुखिया को सोच में डूबा देखकर उसका एक साथी बोला, मुखिया क्या सोच रहे हो? मुखिया बोला, मैं ये सोच रहा था कि कहीं राजा अपने मोती पहचान न ले। मुखिया का साथी बोला, मुखिया राजाओं को मोतियों की क्या पहचान, मोती तो सब एक जैसे होते हैं। मोतियों पर राजा का नाम तो नहीं लिखा होता जिससे हमें पकड़े जाने का डर हो। जब सब व्यापारी हीरे जवाहरात पेश करेंगे तो हम भी अपने मोती पेश कर देंगे। मुखिया बोला, हमें राजा के दरबार में जाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, कहीं मोतियों के साथ हम भी धर न लिए जाएं। एक डाकू बोला, हमने तो शाही खजाने पर डाका नहीं डाला था, फिर राजा हम पर कैसे शक कर सकता है? मुखिया बोला, मेरे दिल में ये ख्याल आया था, मैंने तुम्हें बता दिया है। मुखिया के साथी बोले, मुखिया इन मोतियों को राजा के हाथ बेचकर हम सचमुच व्यापार करेंगे, ये चोरी डकैती डालना छोड़ देंगे। मुखिया खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छी योजना पेश की है। हम कल सुबह व्यापारियों के भेष में राजा के दरबार में जा पहुंचेंगे। दूसरे दिन डाकुओं का मुखिया अपने साथियों के साथ व्यापारियों के भेष में राजा के दरबार में जा पहुंचा। वहां पहले ही हीरे जवाहरात के व्यापारी बैठे थे। राजा ने एक डाकू से पूछा, तुम लोगों के पास क्या है? डाकू मुस्कुराते हुए बोला, महाराज हम सब मोतियों के व्यापारी हैं और ये हमारे मुखिया है। राजा डाकू का मतलब समझ गया और डाकुओं के मुखिया से पूछा, व्यापारी तुम्हारे पास कितने मोती हैं? डाकुओं के मुखिया ने कहा, महाराज हम मोतियों के व्यापारी हैं, हमारे पास 4 घोड़ों पर मोती लदे हुए हैं, इजाजत हो तो आपकी सेवा में पेश करूं। राजा ने कहा, इजाजत है, अगर मोती हमें पसंद आ गए तो हम तुम्हें मोतियों के मुंह मांगे दाम देकर तुम्हारे सारे मोती खरीद लेंगे। डाकुओं के मुखिया ने खुश होकर अपने एक साथी से कहा, घोड़ों पर से मोतियों की थैलियां उतारकर महाराज की सेवा में पेश करो। मुखिया का साथी घोड़ों पर से मोतियों की थैलियां उतार कर लाया और राजा के सामने पेश कर दी। मंत्री दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। वो इशारों इशारों में मुखिया से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मुखिया राजा को बेवकूफ बनाकर दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने मंत्री की तरफ आंख उठाकर भी देखने की तकलीफ गवारा न की। राजा और साबिर मंत्री की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन राजा ने शाही सेना के एक सैनिक से कहा, इन मोतियों को थैलियों में से निकालकर हमारे सामने ढेर कर दो। सैनिक थैलियों से मोती निकालकर राजा के सामने ढेर करने लगा। जब सब थैलियां खाली हो गई तो राजा ने कहा, मोती इतने ही हैं या और भी तुम्हारे पास है? मुखिया बोला, महाराज मोती तो हमारे पास बहुत थे लेकिन चोरी हो गए। राजा हंसकर बोला, खूब, तो तुम लोगों से भी ज्यादा कोई बड़ा चोर हमारे राज्य में मौजूद है। मुखिया चौंक कर बोला, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? हमारा चोरों से क्या वास्ता, हम तो खुरासान देश के रहने वाले हैं, देश देश घूम फिर कर मोतियों का व्यापार करते हैं। राजा गुस्से से बोला, ये क्यों नहीं कहते कि हम देश देश के खजाने को लूट कर अपना घर भरते हैं? मुखिया ने अपने साथी से कहा, राजा को हमारी असलियत का पता चल चुका है, अब यहां से भाग निकलना भी मुश्किल नजर आता है। एक डाकू बोला, जो साथी हमें यहां लाए थे वो हमारे दुश्मन मालूम होते हैं, उन्हीं लोगों ने हमें धोखे से यहां लाकर फंसा दिया है। राजा बोला, डाकुओं के मुखिया, हमारे खजाने से जितने मोती तुमने चुराए हैं वो हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को फांसी पर लटका देंगे। डाकुओं का मुखिया बोला, महाराज आपको हमारी असलियत का पता चल चुका है, आप हमें जो चाहे सजा दें। जितने मोती हमारे पास थे वो आपकी सेवा में पेश कर चुके हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आपको हमारे बारे में किसने बताया? राजा ने साबिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस लड़के ने हमें तुम लोगों के बारे में बताया था और तुम्हारे साथियों को पकड़कर लाने वाला लड़का भी यही है। इसके बाद तुम्हें यहां तुम्हारे साथी ले आए जिनको तुमने गलत रास्ते पर डाला था। ये गरीब थे, उन्हें तुमने दौलत का लालच देकर डाकू बनने पर मजबूर किया। जब हमने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपनी सेना में नौकरी पर रख लिया तो उन लोगों ने
तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें पकड़वा दिया। मुखिया बोला, महाराज वाकई मैंने बहुत बुरा काम किया है, मैं बहुत बुरा हूं, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। राजा बोला, हम तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मुखिया बोला, इसके साथ साथ मेरी एक विनती है कि आप हमें आपके खजाने से मोती चुराने का सुझाव देने वाले को भी फांसी पर लटका दीजिए। मंत्री घबराकर बोला, डाकुओं का मुखिया अपनी जान जाती देखकर दूसरों को अपना साथी बनाना चाहता है। राजा मुस्कुराकर बोला, हमें डाकुओं के साथी का पता है, जब हम चाहेंगे उसे फांसी पर लटका देंगे। साबिर बोला, महाराज कुछ महीने पहले मैं इन डाकुओं के घर से मोतियों के 2 थैले भरकर लाया था, वो मैं आपकी सेवा में पहुंचा दूंगा। लेकिन वो मोती जो मेरे पास रहे वो मेरे पिता ने जौहरियों के हाथ बेच दिए हैं। उन मोतियों से जो दौलत हासिल हुई वो हमने अपने लिए और गांव वालों की भलाई के लिए खर्च कर दी है। डाकुओं का मुखिया बोला, महाराज ये लड़का भी अपराधी है, इसे भी मेरे साथ फांसी पर लटका दीजिए। इसने आपके मोती बेचकर अपनी जात पर खर्च किए हैं। साबिर बोला, महाराज मुझे अगर ये मालूम होता कि वो मोती शाही खजाने से चुराए गए हैं तो मैं उन्हें बेचने की हिम्मत न करता। मुझे तो मेरे एक बेजुबान मेहरबान दोस्त ने वो मोती दिए थे जिनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मंत्री गुस्से से बोला, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। साबिर बोला, मंत्री जी कौन किसको बेवकूफ बनाता रहा है ये महाराज बखूबी जानते हैं। आप इस मामले में खामोश रहें, इसी में आपकी भलाई है। मंत्री चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तू अपनी तेज जुबान से महाराज को धोखा नहीं दे सकता। तूने शाही मोती बेचने की हिम्मत कैसे की? साबिर बोला, महाराज मैं इस बात को मानता हूं कि मैंने वो मोती बेचे हैं। मोतियों से हासिल होने वाली दौलत से हमारी गरीबी का खात्मा हुआ है, लेकिन मेरे पिता ने तमाम दौलत अपनी जात पर खर्च नहीं की। मंत्री डांटकर बोला, तो क्या वो दौलत तुमने उपहार के रूप में महाराज को पेश की है जिस पर तुम घमंड कर सकते हो? साबिर बोला, महाराज जिस गांव में हम रहते हैं वो बहुत ही गरीब लोगों का गांव था। लोगों के पास न तो अपने लिए मकान थे न पहनने के लिए कपड़े। दिन भर में एक बार रूखी सूखी खाकर अपना पेट पालते थे। जब मेरे पिता के हाथ दौलत लगी तो उन्होंने अपने साथ साथ तमाम गांव वालों की किस्मत भी बदल दी। आप मेरे गांव चलकर देख लीजिए कि आपके राज्य में इससे ज्यादा खूबसूरत गांव और कोई नहीं होगा। मेरे पिता ने गांव के तमाम कच्चे मकान तोड़वाकर खूबसूरत पक्के मकान बनवाए, गांव वालों के लिए स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, गांव के तमाम लोगों को खेती के लिए मुफ्त जमीनें दी, जिसका नतीजा ये है कि आज उस गांव के लोग खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। उनके पास पक्के मकान है, जमीन है, और ये सब कुछ आपकी दौलत से बना है। अगर आपकी दौलत हम सिर्फ अपने लिए खर्च करते तो भी गांव वाले हमें कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन हमने गांव वालों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझा। मंत्री बोला, महाराज ये लड़का झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है। इस दुनिया में मैंने तो कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो अपनी दौलत इस तरह लोगों में लुटा दे। किसी जमाने में अरब में एक शख्स हातिम ताई जरूर था। ये लड़का बिल्कुल हातिम ताई की तरह अपनी और अपने पिता की उदारता की कहानियां सुनाकर फांसी के फंदे से बच जाना चाहता है। साबिर ने कहा, महाराज अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठ की जो चाहे सजा दे, और अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे माफ कर दिया जाए। साबिर बोला, महाराज को तकलीफ तो होगी, मेरा गांव यहां से बहुत दूर है, लेकिन जब आप मेरे गांव में पहुंचेंगे तो आप मुझे फांसी देने की बजाय मुझे और मेरे बूढ़े पिता को इनाम देंगे। मेरे बूढ़े पिता ने वो काम किया है जो आपकी सरकार को करना चाहिए था। डाकुओं का मुखिया बोला, महाराज इसकी शर्त मंजूर कर लीजिए। मंत्री बोला, महाराज मुझे भी इस लड़के की बातों से झूठ की बू आती है। जो काम करने के दावे ये लड़का कर रहा है वो काम आज तक हमारी सरकार नहीं कर सकी। ये झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है। आप इस चालाक और धोखेबाज लड़के की बातों में ना आए। साबिर बोला, मंत्री जी आप जैसे चापलूस लोगों ने महाराज को काम नहीं करने दिया। खजाना भरा पड़ा है, लेकिन आपके देश में प्रजा भूखी मर रही है। राजा तो प्रजा का पिता होता है।
क्या आपने कभी प्रजा के हालात से महाराज को खबरदार किया है? मंत्री घबराकर बोला, तुम झूठ कहते हो। हमारे देश की प्रजा तो बहुत खुशहाल है। मैंने प्रजा के लिए वो काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। साबिर हंसकर बोला, आपके कारनामों को इस देश की प्रजा कैसे भूल सकती है? आपके देश में यही है कि न तो उसके पास खाने को कुछ है और न पहनने को। मैं भी इसी देश में रहता हूं, महाराज की प्रजा हूं। मेरा और मेरे पिता का भी यही हाल था। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बावजूद हमें रात को पेट भरकर रोटी नहीं मिलती थी। न बदन पर कपड़े होते थे, न रहने को ढंग का मकान था। फिर भी आप कह रहे हैं कि इस देश की प्रजा खुशहाल जिंदगी बिता रही है। राजा ने गुस्से से मंत्री की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये लड़का सच बोल रहा है? मंत्री ने खुशामद भरे अंदाज में कहा, महाराज, मुझे तो ये लड़का बहुत ही झूठा और मक्कार मालूम होता है। साबिर ने आदर से कहा, महाराज, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मेरे सच और झूठ का फैसला आप खुद करें। मैं अगर झूठा हूं तो फिर मुझे फांसी पर लटका दीजिए, और अगर मैं सच्चा हूं तो भगवान के लिए उन चापलूस और धोखेबाज लोगों को अपने से दूर कर दीजिए जो आपको धोखा देकर आपकी प्रजा का खून चूस रहे हैं। और आप महल में बैठे ये समझ रहे हैं कि आपके मंत्री, आपके दरबारी आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल ये लोग आपके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन जो दोस्तों के रूप में होते हैं। राजा बोला, हम आज ही तुम्हारे गांव की तरफ रवाना होंगे। साबिर बोला, जब आप मेरे गांव की तरफ चलेंगे तो रास्ते में आपको कई ऐसे गांव मिलेंगे जिसे देखकर आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। आपके मंत्री ने आज तक आपको धोखा दिया, आपको धोखे में रखा, आपको गलत सलाह देता रहा। अचानक डाकुओं का मुखिया बोला, महाराज, हमें खजाना लूटने की सलाह भी इसी शख्स ने दी थी। मंत्री घबराकर बोला, महाराज, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको नुकसान पहुंचे। साबिर मुस्कुराकर बोला, अगर मैंने या डाकुओं के मुखिया ने आपके खिलाफ साजिश की है तो इसका पता चल जाएगा। महाराज, हमें जो सजा चाहे दे सकते हैं। राजा बोला, अगर मंत्री ने हमें धोखा दिया है तो हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर साबिर और डाकुओं के मुखिया ने हमारे और मंत्री के खिलाफ साजिश की है तो हम उन्हें भी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। राजा ने शाही सेना के सेनापति से कहा, सेना की एक टुकड़ी भी हमारे साथ जाएगी। जब तक हम अपनी प्रजा को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, मंत्री, डाकुओं का मुखिया और ये लड़का शाही सेना की कैद में रहेगा। राजा अपनी सेना और दरबारियों के साथ साबिर का गांव देखने के लिए रवाना हुआ। शहर से निकलकर जब राजा एक गांव में पहुंचा तो उसने अपनी प्रजा को खेतों में काम करते देखा, जिनके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, जिनके चेहरे भूख से सूखे हुए थे। गांव में सिर्फ एक पक्का मकान था, बाकी सब छोटे छोटे कच्चे मकान थे। जब प्रजा को पता चला कि उनका राजा गांव में आया है तो वो हैरान रह गई। प्रजा दौड़कर राजा को देखने के लिए जमा हो गई। राजा अपनी गरीब प्रजा की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने एक गरीब किसान से पूछा, क्यों बाबा, तुम्हारा क्या हाल है? किसान ने कहा, महाराज, हम गरीबों का हाल क्या पूछते हो, दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन पेट भरकर रोटी नसीब नहीं होती। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने और अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े बना सके। हमारे मकान ऐसे हैं जैसे जानवरों के बाड़े। भगवान का शुक्र है कि आज आपको अपनी प्रजा का ख्याल आया। हम तो आज तक मंत्री ही को अपना राजा समझते रहे, क्योंकि इस देश पर इसी का हुक्म चलता है। राजा ने मंत्री को देखते हुए कहा, क्यों मंत्री जी, आप तो कहते थे हमारी प्रजा बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रही है। आपने इस देश और इस देश की प्रजा के लिए बहुत काम किए हैं। इस देश में कोई गरीब नहीं। तुमने हमें धोखे में क्यों रखा? हमें बेवकूफ क्यों बनाते रहे हो? तुमने प्रजा पर बहुत जुल्म किया है और हम तुम्हें इस जुल्म की सजा जरूर देंगे। राजा ने गरीब किसान को अपने पास बुलाकर कहा, कोड़ा थामो और इस शख्स को
बारी बारी गांव के तमाम लोगों से कोड़े लगवाओ। गरीब किसान हाथ में कोड़ा लिए खड़ा रहा। राजा ने चिल्लाकर कहा, हमारे आदेश का पालन किया जाए। बस्ती के तमाम लोगों ने बारी बारी मंत्री को कोड़े मारे। मंत्री कोड़े खाकर बेहोश हो गया। राजा ने खजांची को बुलाकर कहा, इस गांव के लोगों को पक्के मकान बनाने, कपड़े और जमीनें खरीदने के लिए 100 मोहरें दी जाए। फिर राजा ने गांव के लोगों से कहा, अगर और जरूरत पड़ जाए तो तुम सीधे हमारे पास चले आना, हम तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे, तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देंगे। गांव के गरीब लोग राजा का फैसला सुनकर बहुत खुश हुए और खुशी से नारे लगाने लगे। राजा किसी दूसरे गांव से गुजरता, उसे वहां भूखे और नंगे लोग नजर आते। राजा उन लोगों को देखकर गुस्से में गांव वालों से मंत्री को कोड़े लगवाता और उन्हें दौलत देकर आगे बढ़ जाता। मंत्री का कोड़े खा खा कर बुरा हाल था। राजा ने शाही हकीम से कहा कि मंत्री का ख्याल रखें, ये मरने न पाए, अभी हमने इसे सजा नहीं दी। हमें अब यकीन हो गया है कि शाही खजाने को लूटने वाला यही शख्स है। शाही हकीम मंत्री के जख्मों को ठीक करता, लेकिन दूसरे गांव पहुंचकर फिर मंत्री को इतने कोड़े लगते कि मंत्री फिर मरने के करीब पहुंच जाता। जैसे जैसे साबिर का गांव करीब आ रहा था, साबिर खुश दिखाई दे रहा था और मंत्री के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसने अपनी मौत को करीब देखकर राजा से कहा, महाराज, कोड़े खाते खाते मेरा बुरा हाल हो गया है, अब मुझ में कोड़े खाने की हिम्मत नहीं। बेहतर है कि आप मुझे तलवार के एक ही वार से खत्म कर दीजिए ताकि मैं इत्मीनान से मर सकूं। राजा ने कहा, तुमने हमारी प्रजा को तड़पाया है, हम भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे और तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सफर करते करते राजा जब खुशहाल नगर के करीब पहुंचा तो दूर ही से साफ सुथरे मकान और अच्छे कपड़े पहने लोगों को देखकर पूछा, ये कौन सा गांव है? हमने आज तक अपने राज्य में इतना खूबसूरत गांव नहीं देखा। इस गांव के लोग बहुत अमीर मालूम होते हैं। साबिर ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये मेरा गांव खुशहाल नगर है, जिसके बारे में मैं पहले ही सब कुछ बता चुका हूं। आपका मंत्री और डाकुओं का मुखिया मुझे झूठा और मक्कार कह रहे थे, आप खुद अंदाजा लगा लें। मैंने आपसे झूठ कहा था या सच निवेदन किया था। गांव में घूमने फिरने के बाद मेरी किस्मत का फैसला कर दीजिए, मैं आपके हर फैसले को हंसते हुए कबूल करूंगा। जब राजा गांव में दाखिल हुआ तो गांव के लोगों ने राजा का शानदार स्वागत किया। गांव के स्कूल में इसी वक्त छुट्टी हुई थी। बच्चे अपना अपना बस्ता उठाए स्कूल से घरों की तरफ जा रहे थे। राजा खुश होकर बोला, क्या इस गांव में स्कूल भी है? साबिर बोला, महाराज, इस गांव में स्कूल भी है और अस्पताल भी, यहाँ खेलने के लिए मैदान भी है। साबिर राजा को लेकर गांव में पहुंचा। राजा मकान देखकर बहुत खुश हुआ। एक ही तरह के खूबसूरत मकान देखकर राजा बोला, साबिर, तुमने ठीक ही कहा था कि जो काम हमें और हमारी सरकार को करना चाहिए था वो तुमने किया है। गांव के लोग साफ सुथरे कपड़े पहने इधर उधर घूम फिर रहे थे। साबिर ने राजा को विस्तार से मकान, अस्पताल दिखाए, फिर राजा को लेकर गांव के स्कूल में गया। जब राजा ने स्कूल की खूबसूरत इमारत देखी, खूबसूरत बच्चों को मैदान में खेलते कूदते देखा तो बहुत खुश हुआ और बहुत खुशी के साथ बोला, हम तुम्हारे पिता के कारनामे से बहुत खुश हैं। डाकुओं का मुखिया राजा के कदमों पर गिरकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस लड़के को धोखेबाज और मक्कार समझता था, क्योंकि उस वक्त मैं यही समझ रहा था कि लड़का झूठ बोल रहा है। मैं मंत्री को बचाना चाहता था, क्योंकि उसने शाही खजाना लूटने में मदद दी थी। इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर महाराज मेरी जान बख्श दे तो तमाम उम्र मैं इस देश की सेवा करता रहूंगा। मैं इमारत बनाने का माहिर हूं। इसी मंत्री ने मुझे डाके डालकर ऐश करने की आदत डाली थी। मैं इस देश की प्रजा के लिए अपना खून पसीना एक कर दूंगा। राजा ने साबिर की तरफ देखा। साबिर ने राजा से कहा, महाराज, इंसान पैदाइशी चोर या डाकू नहीं होता, ये तो बुरी संगत और बुरे माहौल का नतीजा होता है।
आप मुखिया को माफ कर दे, हो सकता है वो नेक बनकर इस देश की सेवा कर सके। जब एक अच्छा आदमी बुरा बन सकता है तो एक बुरा आदमी अच्छा क्यों नहीं बन सकता? अगर आप मुखिया को फांसी पर लटका देंगे तो एक बुरा आदमी जरूर मर जाएगा, लेकिन इससे लोगों को कोई सबक नहीं मिलेगा। अगर आप एक बुरे आदमी को माफ कर देंगे तो लोग यही कहेंगे कि एक बुरा आदमी भी नेक बन गया है। लोग उसकी मिसालें देंगे। राजा ने कहा, साबिर, तुम बहुत अक्लमंद हो, हमें तुम्हारी सलाह पसंद आई। अगर मेरे देश में तुम जैसे अक्लमंद और लोगों का दर्द रखने वाले नौजवान पैदा हो जाएं, तो फिर इस देश में कोई बुरा आदमी नहीं रहेगा, सब लोग अच्छे होंगे। राजा ने मुखिया से मुखातिब होकर कहा, हम अपने नौजवान दोस्त की सिफारिश पर तुम्हें माफ करते हैं। मुखिया को माफी मिलते ही मंत्री ने रोते हुए कहा, महाराज, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं आगे से तमाम उम्र बहुत ईमानदारी के साथ प्रजा की सेवा करता रहूंगा। राजा ने मंत्री को गुस्से से देखते हुए कहा, डाकुओं के मुखिया ने सिर्फ हमारे खजाने पर डाका डाला था, लेकिन तुमने पूरे देश की प्रजा को लूटा है। तुम्हारा अपराध इस काबिल नहीं कि तुम्हें माफी दी जाए। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा कसूर इस मुखिया से बहुत ज्यादा है। मंत्री गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज, मुझे मेरे कसूर की सजा मिल चुकी है। मुझे इतने कोड़े लगे हैं कि मैं जिंदगी भर उन कोड़ों का दर्द महसूस करता रहूंगा। साबिर आदर से बोला, महाराज, मुझे आपके मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन मंत्री की हालत देखते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसे भी माफ कर दीजिए। राजा बोला, हम सारी दुनिया का कसूर माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गद्दार मंत्री का नहीं। मंत्री ने रोते हुए राजा के पैर पकड़ लिए और राजा से दया की भीख मांगने लगा। साबिर ने राजा को मुखातिब करके कहा, महाराज, अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं एक बात कहूं। राजा ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी है, तुम्हें बात करने नहीं, हमें सलाह देने की इजाजत है। साबिर बोला, महाराज, अगर मंत्री ने आपके साथ गद्दारी की और आपको कुछ नहीं बताया तो ये इसकी गलती है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। आप इस देश के राजा हैं। ईश्वर ने आपको इतना बड़ा राज्य इसलिए नहीं दिया कि आप अपने महल में रहकर सिर्फ ऐश ओ आराम की जिंदगी बिताएं। आपका फर्ज था कि आप भी हमारे पुराने महान राजाओं की तरह रातों को महल से निकलकर अपनी प्रजा का हाल मालूम करते, प्रजा के दुख दर्द से वाकिफ होते। मंत्री को आपकी प्रजा से क्या हमदर्दी हो सकती है? वो तो मंत्री बने रहने के लिए सिर्फ आपको खुश रखने की कोशिश में लगा रहा ताकि आप उससे खुश रहें। अगर आप मंत्री की बातों की जांच करते तो आज आपकी प्रजा का ये हाल न होता। राजा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर शाही सेना के एक बड़े अधिकारी से कहा कि कोड़ा ले आओ। राजा का ये आदेश सुनकर मंत्री, साबिर, खुशहाल और डाकुओं का मुखिया सब डर गए। जब अधिकारी कोड़ा लेकर हाजिर हुआ तो राजा ने उसे आदेश दिया कि तुम मेरी पीठ पर इतने ही कोड़े मारो जितने तुमने अब तक मंत्री को मारे हैं। हमारा दोस्त ठीक कहता है कि हम दोनों बराबर के गुनहगार हैं, बल्कि मेरा अपराध मंत्री के अपराध से कहीं ज्यादा बड़ा है। राजा का आदेश सुनकर सब हैरान रह गए और खुशी से सबकी आंखों में आंसू आ गए। राजा चिल्लाया कि हमारे आदेश का पालन हो। सेना का अधिकारी राजा पर कोड़े बरसाने लगा। जब वो कोड़े मारकर रुक गया तो राजा ने साबिर से कहा कि मेरे नौजवान दोस्त, अब तो तुम खुश हो। साबिर बोला, महाराज, जिस देश में आप जैसा न्याय करने वाला राजा मौजूद हो, उस देश की किस्मत पर दुनिया के लोग गर्व करेंगे। राजा ने मंत्री का कसूर तो माफ कर दिया, लेकिन इसके साथ ही ये घोषणा की कि आज से हमारा मंत्री हमारा नौजवान दोस्त साबिर होगा। खुशहाल, डाकुओं का मुखिया और साबिर इस घोषणा पर हैरान रह गए। साबिर बोला, महाराज, मैं एक मामूली किसान हूं। मैं नहीं चाहता कि मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली जाए। मैं अपने गांव में रहकर गांव वालों की सेवा करना चाहता हूं। राजा बोला, ये तो हम जानते हैं कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं। तुम्हें हमारा मंत्री बनना पड़ेगा। अब तुम अपने गांव की सेवा के साथ साथ पूरे देश की सेवा करोगे। साबिर बोला, महाराज,
अगर आपका यही आदेश है तो मैं इस आदेश का पालन करूंगा। इस देश की प्रजा की सेवा करके मुझे खुशी होगी, लेकिन मंत्री बनने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आपको मेरी शर्तें मंजूर हो तो मैं आपकी और आपके देश की सेवा करूंगा, वरना मुझे माफ कर दीजिए। साबिर की बात सुनकर राजा मुस्कुराता हुआ बोला, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहते हैं। साबिर बोला, शाही खजाने में जितनी दौलत जमा है ये आपकी निजी दौलत नहीं होगी, ये तमाम दौलत प्रजा की होगी। ये दौलत प्रजा की भलाई के लिए खर्च होगी। मैं प्रजा की भलाई के लिए जो भी काम करूंगा आपको उसकी मंजूरी देनी होगी। राजा बोला, पहले शाही खजाने में जमा सारी दौलत हमारी थी, लेकिन आज से वो दौलत प्रजा की होगी। तुम्हारी इस शर्त से पहले ही हमने फैसला कर लिया था कि हम अब महल में बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि प्रजा की सेवा करेंगे। तुम्हें प्रजा की भलाई के लिए हर काम करने का अधिकार होगा। हमारी मंजूरी की भी जरूरत नहीं होगी। साबिर बोला, आज से इस देश में तमाम पक्षियों, जानवरों और जंगली जीवों के शिकार पर पाबंदी लगा दी जाए। एक पक्षी के साथ नेकी करने का मुझे इतना बड़ा फल मिला कि मैं एक मामूली किसान से इस देश का मंत्री बन गया। मैं इन बेजुबान पक्षियों और जानवरों का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। राजा बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। साबिर बोला, जेल में जितने लोग सजा काट रहे हैं उन्हें भी आजाद कर दीजिए, ताकि वे भी अपनी गलतियों से तौबा करके इस देश की सेवा कर सके। राजा बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। साबिर बोला, मेरी आखिरी शर्त यह है कि मैं न तो महल में रहूंगा और न ही शाही खजाने से वेतन लूंगा, बल्कि अपने घर में रहूंगा और जो कुछ भगवान ने मुझे दिया है उसी पर गुजारा होगा। शाही खजाने पर मैं बोझ नहीं बनना चाहता। राजा बोला, ये शर्त हमें मंजूर नहीं। हमने तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली। हम ये शर्त भी मंजूर कर लेते, लेकिन इसमें ये बुराई है कि अगर तुम मंत्री बनकर भी अपने गांव में रहे तो फिर हम तुमसे किस तरह सलाह लेंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे करीब रहो और अपनी मेहनत का बदला लो। अगर तुम अपनी मेहनत का मेहनताना नहीं लोगे तो हमें दुख होगा। डाकुओं के मुखिया, खुशहाल और पुराने मंत्री ने भी कहा कि साबिर, आपको महाराज का सुझाव मान लेना चाहिए। साबिर बोला, महाराज की अगर यही इच्छा है तो मुझे महाराज का सुझाव मंजूर है, लेकिन मैं अपनी मेहनत का बदला सिर्फ उतना ही लूंगा जितनी मुझे जरूरत होगी। साबिर ने अपनी मां के पास पहुंचकर कहा, मां, ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। साबिर की मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि नेकी बेकार नहीं जाती। तुमने एक मासूम पक्षी के साथ नेकी की थी और भगवान ने तुम्हें उसका फल दिया है। आज तुम इस देश के मंत्री हो। साबिर बोला, मां, मुझे मंत्री बनने की कोई खुशी नहीं है। हाँ, इस बात की खुशी जरूर है कि पहले मैं अपने गांव के लोगों की सेवा करता था और अब पूरे देश की सेवा करूंगा। साबिर अपने बूढ़े माता पिता के साथ शहर आकर शाही महल के बराबर वाले मंत्री के महल में रहने लगा। साबिर ने मंत्री बनते ही ऐसे काम किए कि प्रजा देखते ही देखते खुशहाल हो गई और आसपास के देशों के राजा इस देश को देखने के लिए आने लगे। कहते हैं कि साबिर ने राजा और प्रजा के बीच जो दूरियां थी वो खत्म कर दी। राजा साबिर के इस काम से इतना खुश हुआ कि साबिर को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, कहानी टाइम्स पर ऐसी ही दिल छू लेने वाली, सीख देने वाली कहानियां रोज मिलती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।